हेलो एवरीवन। सो देखो, ईपीएफओ रिवीजन थ्रो टेस्ट के मॉड्यूल में हम लोग जो टेस्ट 1 लिए थे, हालांकि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट को अपेयर नहीं किया, बट फिर भी जो अपेयर कर रहे हैं उनके लिए देखो, ईपीएफओ का फर्स्ट टेस्ट हुआ। ऑलरेडी हम लोगों ने 15-16 टेस्ट ले रखा है, उसको छोड़ दो। ये रिवीजन मॉड्यूल का टेस्ट होगा। ये हमारा रिवीजन टेस्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ जनरल साइंस के केमिस्ट्री टॉपिक को इंक्लूड किया था। ठीक है, जो टॉपिक्स थे, जो इंक्लूडेड टॉपिक्स थे, उसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स प्लस इंडिया इन 18th सेंचुरी। इसके साथ साथ इंडिया इन 18th सेंचुरी के बाद आप देखोगे तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन था। ठीक है, केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाली टॉपिक थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ऐसे 10-15-20 टेस्ट के साथ जुड़ो। इस एक मंथ में हम लोग जो हमारा कोर स्टैटिक टॉपिक होगा, और साथ साथ में हमारा जो अकाउंटेंसी चल रहा है वो फिनिश होगा, और फिर लेबर लॉ जो हो चुका है उसकी टेस्ट, साथ साथ में सोशल सिक्योरिटी की टेस्ट, और बाकी इकॉनमी, ये सब की टेस्ट चलती रहेगी। पहले जो जैसे जैसे चल रहा है, आप कम से कम इसको 10 दिन फॉलो करो। आपको लगेगा कि ये बेसिकली इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें एनालिसिस के मोड में रखेंगे। एनालिसिस का मोड कहने का यही मतलब हुआ कि एमसीक्यूज जो हम लोग टेस्ट लेंगे उसको छोड़ दो। अगर मान लो आप उसमें खराब भी परफॉर्म करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा वीडियो के थ्रू उसको फॉलो करना। बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी थ्रू एमसीक्यू फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये टेस्ट होगा। अभी इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसको देख लेना। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो ऑलरेडी पता होगा, अगर मेंटोर से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। हालांकि 1 मंथ बचा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉज हो चुका है, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी कोड्स पे भी हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश्ड हैं, और जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो हमारा ईपीएफओ रिवीजन थ्रू टेस्ट एमसीक्यूज का सेगमेंट 1, जहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस जनरल साइंस में केमिस्ट्री के पार्ट का एक टेस्ट था, उसकी सॉल्यूशन ये होगी। आराम से फॉलो करना। क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे, उसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में मैं डाल रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी ये कंटिन्यू आपको 15-20-25 टेस्ट ऐसे आ जाएंगे इस 30 दिन में। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करते रहो। फॉलो करोगे तो मैं इसको लाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं लाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ईपीएफओ रिवीजन थ्रू टेस्ट। अच्छा हाँ, अगर मान लो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करने के लिए डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9773761359 पे। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है मनसबदारी सिस्टम वाज बैकबोन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, बट बाद में यह बन जाती है एक इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन। तो डिक्लाइन के लिए एक मात्र वजह, एक बड़ी वजह बनती है मनसबदारी सिस्टम, ये हम लोग समझते हैं। देखो तो, और ये भी पूछा जा रहा है कि किसके रूल में कौन से ऐसे रूलर्स थे जहां पे नंबर ऑफ मनसबदार जो थे वो हाईएस्ट थे। तो इस क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट मनसबदारी सिस्टम किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, कहां से इसकी ओरिजिनेशन पॉइंट थी, ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि औरंगजेब मरते हैं 1707 में, मतलब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है ना, तो उनके जो सक्सेसर्स थे वो काफ़ी इनकेपेबल थे, उनमें मतलब क्षमता बहुत कम थी, मतलब वो कमज़ोर शासक थे। कमज़ोर होने का क्या मतलब होता है? कमज़ोर होने का यही मतलब होता है कि आपने जो आगे की तरफ जो क्रॉस एंड चेक्स डैम्स है आपने बना रखे हैं, मतलब आपको जो यूज़ करना है, आप किस तरीके से सामने वाले ऑफिशियल्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना चेक्स रख रहे हो, कंट्रोल रख रहे हो। जैसे 2 एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी पॉपुलर थे, एक तो हो गया आपको मनसबदार, एक मनसबदार थे, और एक हो गया आपको सूबेदार जो कि गवर्नर्स थे। ठीक है, मनसबदार से सूबेदार। अब देखिए, मनसबदार जो थे वो मिलिट्री कमांडर्स थे या फिर हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ये दोनों ध्यान रखिएगा। देखो जो भी मैं चीज़ें बोलूंगा ना वो आपको हैंड रिटन नोट में मिल जाएगी, आपको इसकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस सॉल्यूशन पे फोकस करना, अपने टेस्ट को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो जो मिलिट्री कमांडर्स और या फिर हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जिसको मनसबदार कह रहे हो आप, सूबेदार जो गवर्नर थे, गवर्नर के पास 2 राइट्स, सिविल राइट और मिलिट्री अफेयर्स भी था उनके पास। ठीक है, लेकिन जो मनसबदार थे उनके पास मिलिट्री में ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन थी, मिलिट्री कमांडर्स थे, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स उनके पास थे। मनसबदारी सिस्टम की बात करें, एक तरीके का डेसिमल सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था किसके रेन में? तो आप एक बात याद रखिएगा, अकबर के रेन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अकबर के रेन में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये इंस्पायर कहां से हुआ था? ये इंस्पायर हुआ था चंगेज खान से। चंगेज खान जो थे, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, तो उनसे इंस्पायर हुआ था। सबसे बड़ी बात क्या थी मनसबदारी सिस्टम की कि ये नॉन हेरिडेटरी टाइप था, मतलब ऐसा नहीं था कि जो मनसब बन रहे हैं ना उनके आगे आने वाले बच्चे भी मनसब बनेंगे, मनसबदारी सिस्टम मनसब बनेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये नॉन हेरिडेटरी टाइप था। साथ में ही जो मनसबदार थे उनको पे किया जाता था उनके रैंक के बेसिस पे, या फिर वो कितने नंबर ऑफ मेंस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुगल एम्पायर में। ठीक है, मुगल एम्पायर्स में कितने नंबर ऑफ मेंस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
सीधी सी बात है, जो मनसबदार थे वो मिलिट्री कमांडर्स थे, मिलिट्री को बनाते थे, फॉर्म करते थे और हाई सिविल्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को क्रिएट करते थे। इससे क्या होता था, जब भी हमारे मुगल, जब भी जो मेन सेंटर में लोग होंगे उनको अगर मदद होती है तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे नंबर ऑफ मेन, और साथ साथ में वो किस तरीके से अपने होमेज को पे करेंगे, एक तरीके से समझ सकते हो आप, है ना। तो ये जो पोस्ट था वो नॉन हेरिडिटरी था। साथ में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा, ये तो मैंने आपको बताया अभी। और कब किया गया था ये भी जान लो, 1571 में किया गया था, 1571 में किया गया था, ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें देखिए कहीं कहीं अगर हम लोग बुक्स देखते हैं तो नंबर ऑफ मनसबदार्स पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा फेंका हुआ भी लगता है कि बहुत ज़्यादा थे, मतलब इस तरीके का वर्ड होता है, हाईली एक्सपोनेंशियल वर्ड्स मिलते हैं। लेकिन एक बात तो आपको समझ लो, औरंगजेब के रेन में ना, इनके रेन में मैक्सिमम आपको मैक्सिमम जो मनसबदार में मतलब मैक्सिमम हिंदूज अपॉइंट हुए थे, ये भी बात है, ठीक है। मैक्सिमम हिंदूज अपॉइंट हुए थे एज ए मनसबदार इन ड्यूरिंग द औरंगजेब रेन, ये ध्यान रखना है। अकबर, अगर हम लोग एक छोटा सा एस्टिमेट लें तो औरंगजेब पूछ रहा है मनसबदार कहाँ किसके टर्म में हाईएस्ट थे, तो हाईएस्ट की भी बात करें तो भी औरंगजेब थे, और नंबर ऑफ हिंदूज मनसबदार पूछे तो वो भी औरंगजेब थे। तो हमारा आंसर हो गया सी यहाँ पे। ठीक है, कुछ और जान लेते हैं। मनसबदारी सिस्टम जो है वो बैकबोन था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का। बाद में धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट रीजन हो गया डिक्लाइन का इस रीन में। अगर हम लोग औरंगजेब की रीन बोले जिनकी डेथ 1707 में हो जाती है, मनसबदार जो थे वो हाईएस्ट थे। देखो नंबर्स पे मत जाना, क्योंकि कभी कभी कहीं कहता है कि लगभग 2000 मनसब से, जहांगीर के समय 2000 मनसब थे और लगभग 11,500 मनसब हो गए लेटर हाफ ऑफ द औरंगजेब रेन। तो कभी कभी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप बस इतना समझना कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ कम थे। जैसे जैसे नंबर ऑफ नोबल्स इंक्रीज हुए, लेकिन रेवेन्यू रिसोर्सेज क्या हुआ ना, उस तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा नोबल्स इंक्रीज हो गए, लेकिन रेवेन्यू रिसोर्सेज उस तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ जिस तरीके से इंक्रीज होना चाहिए था। तो इसकी क्या वजह थी? वजह यही थी कि आपस में टेंशन, आपस में बहुत सारे छोटे मोटे इशूज़, और आपस में थोड़ी सी जो डिसिप्लिन थी उनकी कमी, ठीक है। और क्रॉस चेक एंड डैम्स तो था नहीं, तो इसके कारण क्या हुआ, मुगल अंपायर धीरे धीरे इस वजह से भी गिरने लगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसकी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी, आप चाहो तो कुछ कुछ पॉइंट लिख लेना, आपको हेल्प करेगी, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन, देखो कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल मिलेंगे, आप समझ लेना, काफ़ी मदद करेगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैड कंसीडर्ड द प्रॉब्लम ऑफ जागीर, जो जागीर की प्रॉब्लम थी, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ठीक है। ये बात समझिए। तो एक चीज़ आपको याद ध्यान रखना है कि किस तरीके से मुगल के डिक्लाइन की बात चल रही है। जब मुगल के डिक्लाइन की बात चल रही है तो मनसबदार की बात हो गई है, अब जागीर की बात करेंगे। जागीर की बात करेंगे तो लैंड रेवेन्यू समझ में आएगा। लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स मिलते थे इनको, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड ये चीज़ थी। तो कह रहा है कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ जागीर्स थी, लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस जो असाइनमेंट दिए जाते थे जागीर्स को, वो मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन थे कि मुगल के डिक्लाइन करने के। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जिनका मानना है वो आपको है काफ़ी खान जी, ठीक है, काफ़ी खान जी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का वर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो काफ़ी खान जो थे वो कंसिडर किया जाता है कि वो कंसिडर करते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम थी जागीर की, और एक बहुत ही बड़ी रीजन थी जागीर की वजह से मुगल सल्तनत का गिरना। इनका जो अगर हम रियल नेम की बात कर ले काफ़ी खान जी की, तो ये आपको, इनका रियल नेम था आपको मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हासिम। और इनको टाइटल काफ़ी खान का दिया गया था, या फिर काफ़ी खान कहिए, मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था, ठीक है, मोहम्मद शाह के द्वारा भी दिया गया था इनको ये टाइटल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले उसको आपको नोट्स मिलेगा, उसका आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, औरंगजेब वॉज अनसक्सेसफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मराठा। मराठाओं की प्रॉब्लम औरंगजेब सॉल्व नहीं कर पाए थे, ठीक है। ही गेव मनसब्स टू मेनी मराठा सरदार्स, तो कुछ मराठा सरदार्स को इन्होंने मनसब दिया था, ठीक है। ही वॉज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एन अलायंस विथ डेकान किंगडम्स अगेंस्ट द मराठास, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो अब ये समझो कि हाँ, औरंगजेब जो थे ना वो बहुत ट्राई किए कि किसी भी तरीके से मराठास का जो इशू है ना उसको सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल वो कोशिश बहुत किए, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो औरंगजेब जो थे वो अनसक्सेसफुल रहे थे कि वो मराठास के साथ अपने प्रॉब्लम को, अपने इशूज को सॉल्व कर ले। ये भी सही है
कि मनसब जो मनसबदारी सिस्टम था, मनसब की जो टाइटल थी, वो बहुत सारे मराठा सरदार को भी इन्होंने दिया था, लेकिन एक अलायंस क्रिएट करना चाहते थे वो डेक्कन किंगडम्स के साथ, मराठास के अगेंस्ट, वो ये कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, और थर्ड करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली, और देखो औरंगजेब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही पावरफुल लीडर थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। और एक चीज़ तो हमेशा याद रखना, मराठा पावर को ख़त्म करना उनके ड्रीम रह गई। मतलब वो हमेशा चाहते थे कि कंप्लीटली खत्म कर दे मराठा पावर को, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। औरंगजेब की पीरियड की बात करें तो मराठास ट्रीटीज साइन करते हैं इनके साथ, जिसमें कुछ ट्रीटीज जो साइन होती है उसमें मनसब्स को दिया जाता है टू द मराठा किंग्स, लेकिन औरंगजेब फेल कर जाते हैं कि कुछ डेकान किंगडम्स के कुछ किंग थे, उनके साथ अलायंस बनाते हैं और मराठा को फुल्ली हराना, मतलब मराठा को हरा पाना औरंगजेब के बस की बात नहीं थी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 1 एंड 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है which of the following statements is incorrect in context of the role of Rajput rulers in the decline of Mughal empire। अब देखिए, सर्कमस्टेंशियल होता है चीजें, रीजनल होता है, ज्योग्राफिकल होता है। मतलब मान लो इंडिया में एक समय बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज किंग चल रहे हैं आपस में, तो हर किंग का अपना अपना ओपिनियन होगा। मान लो कुछ किंग कुछ और ओपिनियन बताते हैं, कुछ हिस्टोरियन कुछ और बताते हैं, कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स इंटेलेक्चुअल्स कुछ और बताते हैं, लेकिन डिफरेंट ओपिनियंस मैटर करता है। ठीक है, ये बात आपको। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर राजपूत रूलर के कॉन्टेक्स्ट में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन करने का क्या रिलेशन है। इस ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट रोल ऑफ राजपूत रूलर्स, जो भी इफेक्ट होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर्स पे। तो सबसे पहला तो ये है कि डिफरेंसेस जो है वो बढ़ गया बिटवीन मारवाड़ रूलर्स एंड मुगल किंग्स। देखो, पहला तो ये है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो भी डिफरेंसेस थे मारवाड़ रूलर्स और मुगल रूलर्स में वो काफ़ी बढ़ गए। बिल्कुल, औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया किसको? तो मेवाड़ को। हम लोग समझेंगे आखिर किस तरीके से, कौन सी किस एंगल से बात हो रही है। थर्ड कह रहा है इन द डेक्कन वॉर राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ सपोर्टेड औरंगजेब। तो देखो, सपोर्ट का सिस्टम तो बहुत कम था। ठीक है, डेक्कन वॉर में जो भी राठौर राजपूत थे, उन्होंने, जो मारवाड़ वाले, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था औरंगजेब को। तो एक चीज तो समझ लो, ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जब ये रॉन्ग हो गया तो इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। सबसे पहले समझिए एक बात, जो डेक्कन वॉर था, जो राठौर राजपूत थे मारवाड़ के, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था औरंगजेब को, ये आपको समझना है। अकबर के पीरियड से पहले देखो, अकबर के समय थोड़ा सा अच्छा हुआ रिलेशन, राजपूत ने बहुत ही की रोल प्ले किया, किसी तरीके से कंसोलिडेट किया जाए मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन को। ठीक है, और ये पॉसिबल भी हुआ क्योंकि एक अच्छा गुड रिलेशन, एक अच्छा रिश्ता था राजपूत नोबल्स और मुगल किंग्स के बीच में। लेकिन जैसे जैसे औरंगजेब का वक्त आया ना, ये जो बॉन्ड था वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया। नो डाउट औरंगजेब वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट लीडर यू कैन से, लेकिन फिर भी जो रिलेशनशिप बना सकते थे वो राजपूतों के साथ, वो नहीं बना पाए, या फिर बनाना नहीं चाहते थे। बहुत सारे डिफरेंसेस बने मारवाड़ रूलर्स और मुगल किंग्स के बीच में, क्योंकि औरंगजेब ने आपको मेवाड़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर मान लो आपकी कोई एक एरिया को, प्रोविंस को या स्टेट को कोई आकर के डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रॉय करे, तो क्या उसके दूसरे स्टेट के लोग सपोर्ट करेंगे? राजपूत ऐसे नहीं थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे सी। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इन 1703 औरंगजेब ओपेंड नेगोशिएशन विथ मराठास। 1703 में औरंगजेब ट्राई करते हैं कि वो नेगोशिएट करें मराठास के साथ। मैंने आपको पहले कहा ना कि मराठास को वो कभी भी फुल्ली हरा नहीं पाए, किसी भी कीमत पे नहीं। वो ट्राई बहुत किए, कभी नेगोशिएशन की, कभी अटैक करके, कभी कुछ बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो नेगोशिएट नहीं कर पाए मराठास को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? तो देखिए, औरंगजेब ट्राई टू कैप्चर मराठास। बिल्कुल, वो ट्राई टू बहुत किए, लेकिन उनको कभी सक्सेस नहीं मिला। ठीक है, मरते दम तक वो कोशिश जरूर किए
कि किसी तरीके से मराठा को अपने मतलब पैरों पे गिरा दे, लेकिन वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1703 में औरंगजेब ने ओपन नेगोशिएशन करने की बात की थी मराठास के साथ। कैसे किया था मैं बताता हूं आपको। उन्होंने साहू को रिलीज किया था, ठीक है, साहू को रिलीज किया था, जो संभाजी के बेटे थे उनको रिलीज किया था। साथ में ही उनको राजा का टाइटल भी दिया था। मतलब वो ये बताने की कोशिश में थे कि देखो हम लोग अभी भी नेगोशिएशंस पे हैं। तो जो संभाजी के बेटे हैं साहू, उनको ये रिलीज किए थे और उनको टाइटल दिया गया था राजा का, और साथ साथ में मनसब भी दिया गया था 7,000 का। मनसब वेर गिवन फॉर 7,000, ठीक है, मनसब दिया गया था 7,000 का। औरंगजेब फाइनल ब्रेक मतलब 1706 तक काफ़ी ट्राई किए कि वो कैप्चर करे, अनेक्स करे मराठा स्टेट्स को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे और आखिरी में 1707 में वो मर जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके मरने के बाद मुगल जो एम्पायर है वो इस तरीके से डाउनफॉल पे आ गई थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। सो यू कैन टिक द आंसर। आप जरूर टेस्ट खुद से लगाने की कोशिश करना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ आंसर सुनने से सिर्फ इस क्वेश्चंस को के आसपास रिवॉल्व करोगे, ऑप्शंस को एनालाइज करोगे, तो धीरे धीरे आपकी कंसेप्ट बिल्डअप होगी। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी भी दे रहे हो, तो आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद। तो इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद के फाउंडर कौन थे? तो बिल्कुल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया मैंने, वो है चिंकलिज खान। चिंकलिज खान फाउंडर थे इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद के। कब इसको फाउंड कब किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 1724 में। 1724 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और इनको हम लोग निजाम उल मुल्क असफ जाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नाम याद रखिएगा, निजाम उल मुल्क असफ जाह, इस नाम से भी इनको पॉपुलरली जाना जाता है। तो चिंकलिज खान, जिनको हम लोग निजाम उल मुल्क असफ जाह भी कहते हैं, उन्होंने इसका फाउंड किया था, फाउंडिंग स्टोन रखा था। अगर हम लोग बात करें, मुगल गवर्नर की तरह ये डेकान प्रोविंस में वर्क कर रहे थे। कब से कब तक? 1720 से लेके 1722 एडी तक। तो 1720 से 1722 एडी तक ये एज ए मुगल गवर्नर डेकान के प्रोविंसेस में काम कर रहे थे। असफ जाह बहुत ज़्यादा एक्सेस कंट्रोल को गेन कर लेते हैं उनके जो पॉलिटिकल और फिनेंशियल फैक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें, और ये धीरे धीरे इसकी एडवांटेज लेते हैं। जय को देखो क्या हुआ था, 1707 में मर गया औरंगजेब। फिर जो गवर्नर्स थे वो जहां भी थे ना, उनको लगने लगा कि देखो अभी मेरे ऊपर चेक डैम्स कुछ है नहीं, मतलब कोई मुझे परेशान करने वाला है नहीं। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, वो चीज़ों को ग्रिप करने लगे। ग्रिप करने का क्या मतलब हो गया? वो उनको लगने लगा कि ऐसे अगर हम जहाँ पे भी हैं वहीं पे हम होके रह जाते हैं और वहाँ पे ही सेंट्रलाइज रूल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि ऊपर से अगर हैंडल की ग्रिप लूज हो गई तो नीचे वाला आराम से खेल सकता है, वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पे जो भी गवर्नर्स थे वो इसका एडवांटेज बहुत अच्छे तरीके से लिए, और मुगल के डिक्लाइन होने की वजह से इनका ग्रिप उनके रीजन में बढ़ता चला गया, ठीक है। तो जो सबसेक्वेंट एडवांटेज था इस टर्मोइल का, तो आराम से वो ले लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, चिंकलिज खान, जिनको हम लोग निजाम उल मुल्क असफ जाह भी कहते हैं, 1724 में इन्होंने फाउंड किया इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद को, जो कि गवर्नर रहे थे 1720 से लेकर 1722 के रेंज में। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपको लगेगा ये काफी स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन यहां से ना मैंने बहुत सारे चीजों को, जैसे 4 वॉर है, आंग्ल मराठा, मैसूर वॉर, एंग्लो बर्मीज, एंग्लो सिख और कैनेटिक वॉर्स, वैसे उसको एक जगह लेने की कोशिश की है। देखो क्या होता है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा ये डाउटफुल होता है। देखो एक तो बात है कि बहुत सारी वॉर्स हैं, उसको आप एक जगह कंसोलिडेट करना होगा आपको, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो कुछ स्टैटिक पोर्शन पे ग्रिप रखना होगा, ठीक है। तो देखिए अब समझते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें वैसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? इस क्वेश्चन में आप तभी बाहर हो जाओगे जब आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट, मतलब जो कहते हैं ना टाइम, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप वहीं पे निकल जाओगे। अगर उसकी इंफॉर्मेशन है आपके पास तो आप इस क्वेश्चन में बने रहोगे, अदरवाइज निकल जाओगे बाहर, ठीक है। तो देखो कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आनी चाहिए कि कहां पे कौन सी वॉर हुई थी। तो यहां पे आंग्ल मराठा, मैसूर वॉर, बर्मीज वॉर, एंग्लो सिख वॉर की बात हो रही है, कार्नेटिक वॉर की बात नहीं हो रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कार्नेटिक को भी साथ लेके चलना। जैसे मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें कार्नेटिक को भी एक जगह डाल दिया है, ताकि आप एक बार में इसको आराम से रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंग्लो मराठा वॉर की। तो देखो एंग्लो मराठा वॉर 3 फेज में लड़ा गया।
पहला 1775 से लेके 1775 से लेके 82 के बीच में, और जो ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे वो थे वॉरेन हास्टिंग। माधवराव वर्सेस रघुनाथ राव के बीच में हुआ था ये, और यहां पे सबसे एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुआ था। ये ट्रीटी आपको याद रखना है, देखो परेशान नहीं होना है क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको, ऑलरेडी दे रखा हूं नोट्स में, परेशान नहीं होना है। तो जो पहली ट्रीटी थी वो ट्रीटी ऑफ सालवाई थी, आप सुन रखे होंगे, ट्रीटी ऑफ सालवाई। ये हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, और ये 1782 में हुआ था, और ये जो वॉर हुआ था पहला वाला, उसकी जो ड्यूरेशन थी 1775 से लेके 1782 कह सकते हो, क्योंकि 82 में फिर ट्रीटी ऑफ सालवाई हो जाता है। जब ट्रीटी ऑफ सालवाई होता है ना, तो वहां पे कोई भी क्लियरली विक्टोरियस रहते नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां दिया है क्वेश्चन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और करेक्टली मैच पूछ रहा है। ये इनका ड्यूरेशन हो गया 1775 से 82, यहां दे रखा है 1767 से 69, तो ये तो यहीं पे कट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आगे देखने की जरूरत है नहीं। चलिए सेकंड कह रहा है, अच्छा चलो हम लोग इसी में बात कर लेते हैं, मराठा वार की बात हुई है तो सेकंड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था, तो 1803 से 1803 से 5 के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे बाजीराव 2 फाइट किए थे, वेलेस्ली ब्रिटिश के साइड से थे। इसमें देखा गया ट्रीटी ऑफ बाशाइन हुआ, ट्रीटी ऑफ बाशाइन हुआ, और इस केस में देखा गया ना कि इंग्लैंड से जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, वो एज ले लिए मराठा के ऊपर, तो इंग्लिश का एज हो गया सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ऑन मराठा। यहां पे ओडिशा, आगरा और दिल्ली को आराम से इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। फिर तीसरी बात कर ही लेते हैं एंग्लो मराठा वॉर की, हुआ था आपको 1817 से लेके 1817 से 18 में। यहां भी बाजीराव 2 थे, लेकिन यहां पे जो ब्रिटिश के साइड से थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा की बात कर लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग थे, सेकंड में वेलेस्ली थे, थर्ड में लॉर्ड हेस्टिंग थे। ये याद रखिएगा, पहले में वॉरेन, तीसरे में लॉर्ड हेस्टिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे ब्रिटिश इजीली विक्टोरियस होते हैं, पिंडारियों का दमन होता है, पिंडारियों को कंट्रोल में किया जाता है, मराठाओं को भेज दिया जाता है बिथूर, बिथूर जो कानपुर में है, ठीक है। तभी तो आपको 1857 में कानपुर में मिलते हैं मराठाइज, ठीक है। यहां पे साइन होती है ट्रीटीज ऑफ ग्वालियर एंड मंदसौर, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। तो हमारा ये पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब बात कर रहे हैं तीसरे मैसूर वॉर की। सुनिए, अगर हम लोग मैसूर वॉर की बात कर ले, मैसूर वॉर की बात करें तो आपको टीपू सुल्तान, हैदर अली का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर यू कैन से। तो जब हम लोग मैसूर वॉर की बात कर रहे हैं तो 1767 से 69 में पहला मैसूर वॉर हुआ था। मैं यहां पे ड्यूरेशंस लिख दे रहा हूं, फर्स्ट इन केस 1767 से 69, ये पहला मैसूर वॉर का ड्यूरेशन था। और ये हुआ कहां पे था, तो ये मैसूर के बॉर्डर पे हुआ था, बॉर्डर पे, ठीक है। लड़े किसके किसके बीच में गए थे, एक तो आपको पता होगा, जब एंग्लो मैसूर में बोल रहा हूं तो एक तरफ से ब्रिटिश होंगे वर्सेस मैसूर के किंगडम के, तो यहां पे थे हैदर अली, और इनका साथ दे रहे थे फ्रेंच, ठीक है। और अंग्रेज की तरफ से थे वॉलरेस्ट। पहले एंग्लो मैसूर वॉर में ये देखा गया कि हैदर जो थे उन्होंने लीड ले लिया, एज ले लिया ओवर इंग्लिश, ब्रिटिश। तो यहां पे साइन हुई मद्रास ट्रीटी। देखो एक बात मैं बता देता हूं, ट्रीटीज को याद रखने का सिंपल सा तरीका है MMS, ठीक है। आप याद रख सकते हो मद्रास, देन मैंगलोर, देन श्रीरंगपट्टनम। एक छोटा सा ट्रिक मैं दे दिया हूं, वैसे जो मैंने नोट्स दिया उसमें ऊपर में हेडलाइन पे लिख दिया है, आप उससे ले लेना बेनिफिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहां थर्ड मैसूर वॉर का पूछा है तो हम लोग तीसरे तक जाएंगे, फाइनल पूरा कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए अब अगर बात करें सेकंड मैसूर वॉर की, तो ये आपको हुआ था 1780 से 84 के बीच में। यहां पे एक बहुत ही ट्रेजेडी हुआ, 82 के बीच में हैदर अली लिफ्ट करके चले जाते हैं। यही जो रीजन में जो वॉर हुआ था वो कार्नेटिक रीजन था, जिसको आरकॉट कहते हैं, आरकॉट रीजन, ध्यान रखिएगा। हैदर अली यहां पे मर जाते हैं, और हैदर अली जब मरते हैं तो वो टाइम हो रहा था 1782, तो मिड में बीच में छोड़ के चले आते हैं। उनकी जगह पे आते हैं टीपू सुल्तान, और जो अंग्रेज की तरफ से थे वो थे वॉरेन हास्टिंग, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया MMS साइन होगा, फर्स्ट मद्रास, तो सेकंड होगा मैंगलोर ट्रीटी,
ठीक है, जो 1784 में होता है। अब तीसरी की बात कर लेते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। तो थर्ड वॉर आपको पता ही होगा, टीपू सुल्तान ही लड़ेंगे, तो लेकिन वहां थोड़ा सा गैप हुआ। 84 के बाद ये वॉर हुआ 1790 में, 90 से 92 में, और ये हुआ था आपको मालाबार कोस्ट पे, ठीक है, COAST, ठीक है। अब देखिए, इसमें टीपू सुल्तान थे, इधर से कॉर्नवालिस थे, और यहां पे टीपू हार जाते हैं, और यहां पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। क्लियर है, ये तीसरा था। हुआ कब है? 90 से 92। तो ये ऑप्शन आप देख लो, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पे आपको भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा जो स्टेटमेंट था वो हम लोगों ने इजीली इसको कवर कर लिया। तो हमारा आंसर में आप तो इतना श्योर हो गए कि हमारे आंसर में 2 तो होगा ही होगा, ठीक है, सेकंड तो होना ही चाहिए। तो हमारा एलिमिनेशन देख लो, ये तो एलिमिनेट हो गया, अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब देखो फोर्थ की बात कर लेते हैं। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में ही हुआ था ये वॉर। यहाँ पे टीपू लड़ते हैं वेलेस्ली के साथ, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टीपू डेड हो जाते हैं, टीपू की डेथ हो जाती है, मार दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एंग्लो सिख की वॉर की, पहले बात कर लेते हैं, फिर एंग्लो बर्मीज वॉर की बात करेंगे। आंग्ल सिख वॉर की बात करें तो 2 वॉर हुआ था प्रोमिनेंट। पहला वॉर जो हुआ था आंग्ल सिख में, वो आपको हुआ था 1845 से 46 के ड्यूरेशन में। ये पंजाब वाले रीजन में ही हुआ था। यहां पे थे आपको दलीप सिंह वर्सेस लॉर्ड हार्डिंग। यहां पे ब्रिटिश ने एज ले लिया था, ठीक है, ब्रिटिश ने 6 पे एज ले लिया था, और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात कर लेते हैं, सेकंड एंग्लो सिख की वॉर की बात कर लेते हैं। तो ये हुआ था 1848 से 49 में, ठीक है। ये लड़ा गया था डलहौजी के द्वारा, आपको पता होगा डलहौजी 1853 में। रेलवेज की बात की गई थी, कमेंट सेक्शन में बता देना पहले ट्रेन कौन चली थी हमारे इंडिया में, कहां से कहां तक चली थी, डिस्टेंस क्या था, ठीक है। डलहौजी थे। यहां पे क्या हुआ, दलीप सिंह को पेंशन दिया गया और उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, ठीक है, और यहीं पे इन्वॉल्वमेंट था रानी जिंद कौर का। और यहां पे जो वॉर हुआ वो था चिलियांवाला या वॉर, जो कि 1849 में लड़ा गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर यहां क्या होता है, 1849 में चिलियांवाला के वॉर में बहुत इजीली हार जाते हैं ये लोग, और डलहौजी पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहां सेकंड एंग्लो सिख वॉर पूछा था, अगर आपके पास वो डेट नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो सेकंड स्टार्ट हुआ था आपको कब, 1848 से 49 में, बट यहां तो रॉन्ग दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहां पे डिस्कार्ड हो गया। 4 ऑप्शन भी हमारा चला गया, तो ये भी चला गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 और 3 की बात बचती है, 1 तो ऐसे भी डिस्कार्ड हो चुका है। तो आंसर तो हमें मिल गया कि आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, आपको कोई भी जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने का, आप बस टेस्ट सीरीज दिए हो तो आप अपने आप को एनालाइज कर लेना। फिर बात करते हैं एंग्लो बर्मीज वॉर के बारे में। पहली वॉर 1824 से 26 के बीच में हुई थी, 1824 से 24 से 26 के बीच में हुई थी। यहां पे एक ट्रीटी साइन किया गया था, बहुत ज्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस ट्रीटी समझ लेना काफी है। ट्रीटी ऑफ यान दाबो, ये ट्रीटी हुआ था। तो जो पहली एंग्लो बर्मीज वॉर था वो आपको 24 से 26 में हुआ था, और इन्होंने ये स्टेटमेंट को दिया भी है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब देखो दूसरा जो वॉर हुआ था एंग्लो बर्मीज वॉर, वो 1852 से 53 में। यहां पे बर्मीज जो थे, जो म्यांमार वाला रीजन हो गया, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि वो ब्रिटिश के एनवॉय को एक्सेप्ट करेंगे, बोले कि देयर शुड बी नो इन्वॉल्वमेंट इन बर्मीज टेरिटरी ऑफ एनी ब्रिटिश एनवॉय। मतलब ब्रिटिश जो एनवॉय मांडले में थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया, और जो ब्रिटिश के मर्चेंट्स थे उनके साथ मिसट्रीटमेंट किया गया, उनको धक्के मार के निकाला गया। ब्रिटिश आते हैं गुस्से में, वो कैप्चर कर लेते हैं कैपिटल सिटी जो मांडले है उसको। सेकेंड वॉर में जो 1852 से 53 चलती है, वहां पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ पेगू। ट्रीटी ऑफ पेगू हाल में कुछ दिन पहले करंट अफेयर में न्यूज में भी था, इसको साइन किया गया था 1852 में।
थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर की बात कर लें, 1885 से 86 में चला था, और यहां पे बर्मा को, म्यांमार को फुल्ली अनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। क्लियर हो गया? ये सारे वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन, सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट केम इनटू कॉन्टेक्ट विथ आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765? तो कहते हैं कौन सी माउंटेन ट्राइब्स थी जो ब्रिटिश के कांटेक्ट में आती है जब वो दीवानी ग्रांट करते हैं, तो ईयर इन 1765। तो देखो एक चीज समझ लेना, जो खासी ट्राइब के लोग हैं, गारो, खासी, जयंतिया, आपको हिल्स पता होगा, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट हैं और ये बिलोंग करते हैं मेघालय वाले रीजन से। ब्रिटिश इनके कांटेक्ट में आते हैं 1765 में क्योंकि इनको दीवानी राइट्स मिल जाती है बंगाल की। बंगाल का पार्ट, ये सारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट उस रीजन में ही फॉल कर गया। इससे क्या हुआ, पहली बात तो ये खासी वाला जो रीजन है वो बहुत ही ग्रेट सोर्स है टिम्बर प्रोडक्ट्स का और बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस का, जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए थे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, और ये जो दीवानी ग्रांट हुई, ये इनको लगा कि हमें अब इनसे मतलब खासी वाले रीजन में कोई नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली इनका जो कांटेक्ट हुआ था वो खासी ट्राइब के लोगों से हुआ था, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही था इस क्वेश्चन में, बस ध्यान रखिएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप द अदालत ए अल्हा? अदालत ए अल्हा कौन सी प्लेस में सेट करते हैं राजा रंजीत सिंह? तो देखिए सबसे पहले समझिए, इसको सेट किया आता है लाहौर में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अदालत ए अल्हा है क्या। देखिए जो अदालत ए अल्हा है ना वो हाईएस्ट कोर्ट है सिख एम्पायर का, मतलब सिख के लोगों का, सिख एम्पायर का हाईएस्ट कोर्ट, सिख एम्पायर्स हाईएस्ट कोर्ट, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट हो गया सिख एम्पायर का। ठीक है, लाहौर कैपिटल थी, ये आपको पता होगा, तो वहीं पे ये सिचुएटेड थी। ठीक है, ये सेट किया आता था राजा रंजीत सिंह जी के द्वारा। और ये जो कोर्ट था ना, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील था, जो कि राजा रंजीत सिंह खुद से खुद डील करते थे इसको। तो ये जो अदालत ए अल्हा है वो लाहौर में सिख एम्पायर का हाईएस्ट कोर्ट था, और ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील था। जिस तरीके से फाइनल पार्डन या अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर अगर आप देखा जाए तो फिर प्रेसिडेंट के पास, उसी तरीके से लाहौर में एक कोर्ट था अदालत ए अल्हा। ये सिख एम्पायर की हाईएस्ट कोर्ट थी और राजा रंजीत सिंह जी इसको खुद ही चलाते थे, मतलब इनके ही फाइनल एम्बेट में ये आता था। चलिए अब कह रहा है इंडिया में फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस। तो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लें तो ये किया गया था आपको मद्रास में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उसको सेटअप किया गया था मद्रास में सबसे पहली बार, ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसका नाम था द चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनॉग्रेट किया गया था इसको। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ईयर याद रखना, ईयर जरूरत हो जाता है। तो सितंबर 29 1688 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, बेसिकली एक रॉयल चार्टर को इशू किया गया था, जो कि किसके द्वारा ये चार्टर को इशू किया गया था? तो किंग जेम्स II के द्वारा। कब किया गया था? 1687 में। ठीक है, उनके ही चार्टर से इसको सेट किया गया था। तो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सेट किया गया था वो था मद्रास में, द चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक्स ला चैपल की बात हो रही है तो कार्नेटिक वॉर की बात होगी। जब कार्नेटिक वॉर की बात होगी तो हम लोग कार्नेटिक वॉर को भी समझेंगे। हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी सारे वॉर को देख लिया है जो भी रिक्वायर्ड वॉर थी, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे एक्स ला चैपल के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समझिए कि जो कार्नेटिक वॉर्स थे आखिर इसका मेन रीजन क्या था। देखो मेन रीजन यही था, सिंपल सा मेन रीजन है। पहली बात कि एक जगह पे दो शेर रह नहीं सकते। वैसे दो लालची लोग जिनको बिजनेस करना था हमारे इंडिया में, जिनको इंडिया से ड्रेन करना था, एक तो हो गया आपको ब्रिट्स, ठीक है, जो कि काले चोर मतलब गोरे चोर, ब्रिट्स, और एक हो गया फ्रेंच। दोनों को रहना था और दोनों को डोमिनेंस भी लेना था। हालांकि ब्रिटिश इजीली सक्सीड कर गई इन पे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कॉलिजन था ना वो साफ देखा गया था। एक चीज तो और है, ऑस्ट्रिया वॉर भी चल रहा था
और यूरोप का 7 ईयर वॉर भी इसका इफेक्ट देख रहा था, मतलब अलग अलग फ्रंट पे ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़े हुए थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो अगर हम लोग बात करें ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल की, तो जब ये आपके दिमाग में आए एक्स-ला-चैपेल, तो आप तुरंत चले जाओ कॉर्नेटिक वॉर पे। कॉर्नेटिक वॉर, 3 वॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला वॉर लड़ा गया था आपको 1746 में, 46 से 48 में, ये पहली ड्यूरेशन थी वॉर की। इसका रीजन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया में सक्सेशन वॉर चल रहा था बिटवीन, जो इन्वॉल्वमेंट था ब्रिटिश और फ्रेंच का। ठीक है, तो इसको एंड किया गया एक्स-ला, जो फर्स्ट वॉर हुआ था कार्नेटिक वॉर, उसको एंड किया गया एक्स-ला-चैपेल, मतलब ये एक्स-ला-चैपेल वाले रीजन में आप कह सकते हो, या फिर ट्रीटी हुआ था यहां पे एक्स-ला-चैपेल में। और ये जो ट्रीटी हुआ वो कैसे हुआ, तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो हुआ था वो एंड हुआ वहां पे। यहां पे डुप्लेक्स जो फ्रेंच की तरफ से थे और मोश जो ब्रिटिश की तरफ से थे, फर्स्ट वॉर में डुप्लेक्स जीत जाते हैं। ठीक है, और यहां पे एक वॉर होती है अडयार वॉर जो 1746 में होती है इसी को, और दूसरी वॉर होती है सेंट थॉमस वॉर। सेंट थॉमस वॉर याद रखिएगा, अडयार रहे या ना रहे, सेंट थॉमस वॉर याद रखना है। ठीक है, फ्रांस की तरफ से कैप्टन पैराडाइज थे और कर्नाटक की तरफ से अनवरुद्दीन थे। ये सारी चीजें लिखी मिलेंगी आपको। ये हमारा हो गया फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। सेकेंड कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट में आपको पता चल गया ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल हुआ था 1748 में। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला कार्नेटिक वॉर एंड हुआ, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 46 से 48 चला, 48 में ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल हो गया। सेकंड कह रहा है द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, तो बिल्कुल यहां पे इंग्लिश को मद्रास मिल जाती है। किस तरीके से हम लोग देखते हैं, अब देखो सबसे पहले तो आप ये समझो 1749 से 54 में सेकंड होता है एंग्लो कार्नेटिक वॉर। इसमें क्या होता है, हैदराबाद वर्सेस कर्नाटका आपस में लड़ रहे थे, जहां पे मोहम्मद अली खान थे जो नवाब थे आरकोट के। उन दोनों की लड़ाई का फायदा, और या कहो तो आपस में इन दोनों का जो कंटेंशन था ब्रिटिश एंड फ्रेंच का, उसको यूज किया जाता है। यहां पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होता है 1754 में। ठीक है, और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर लड़ाता है, जब भी पूछा जाए आपसे कि अंबूर की लड़ाई, अंबूर वॉर जो है जो 1749 में हुआ था, वो किस चीज से रिलेटेड है, तो एंग्लो कार्नेटिक वॉर से। और एक चीज और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कौन सी वॉर जो थी कार्नेटिक वॉर में वो इनकंक्लूसिव रही थी, तो वो थी आपको सेकंड वॉर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए थर्ड वॉर की बात कर लेते हैं। थर्ड आपको स्टार्ट हुई थी 1758 में से 1763 तक चली थी। यहां पे यूरोप की 7 ईयर वॉर जो थी वो एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरे में साइन होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, और यहां फ्रेंच की तरफ से लाली लड़ते हैं और इंग्लैंड की तरफ से कूटे लड़ते हैं, आयरे कूटे। और ये जो डुप्लेक्स थे जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में थे, देखो सबसे बड़ा रीजन ये था फ्रेंच का हार जाने का ना, कि डुप्लेक्स जो थे ना, जो कि माना जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट हु ओरिजिनेटेड द वर्ड सब्सिडियरी अलायंस, और इनको रिकॉल कर लिया था 1754 के आसपास, इनको रिकॉल कर लिया जाता है, बोलता है कि आप रिटर्न आ जाओ, फ्रांस आ जाओ। ठीक है, तो इनको जब रिटर्न बुलाया जाता है ना, वो लोग मतलब फ्रेंच लोग कंफ्यूज थे कि ये कर भी पा रहे हैं ढंग से कि नहीं, लेकिन फाइनल क्या हुआ, फाइनल यही हुआ कि जब इनको रिटर्न बुला लिया गया ना, तो एक बहुत बड़ा लॉस हो गया फ्रांस को, फ्रेंच को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहां पे हमारा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंग्लैंड जो है, इंग्लिश जो है वो मद्रास को गेट बैक कर लेती है, और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो अभी आपने जितना भी पढ़ा उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सारे वॉर को एक एक करके समझ लिया है, क्लियर है, तो फिर से इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ सालवाई आपको पता था, एंग्लो सिख वॉर में, फर्स्ट वॉर में ट्रीटी ऑफ सालवाई होता है, और वो कब होता है ये आप मुझे बताओ। अभी तो आप बता नहीं सकते क्योंकि लाइव बैच नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सालवाई को अगर हम लोग देखें तो ये 1765 में किया जाता है, तो आंसर 1765 में नहीं किया जाएगा, ये आपको 1782 में किया जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अगर हम लोग देख लो एंग्लो सिख वॉर की बात कर लेते हैं, एंग्लो सिख वॉर के बारे में, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में। तो 1845 से 46 में चला था ये हमारा
आई एम सॉरी, मैंने आपको ट्रीटी ऑफ सालबाई 6 से बता दिया। ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज बिटवीन एंग्लो मराठा वॉर, पता होगा मराठा का पहला वॉर जो था 1775 से लेकर 1782 में जो वॉर लड़ा गया था माधवराव वर्सेस रघुनाथ राव, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था 1782 में। तो ये स्टेटमेंट ईयर तो सही बताया था बट वॉर को मैंने चेंज कर दिया था। तो ये तो हमारा हो गया, सी का हो गया 1, ठीक है, तो सी हो गया हमारा 1। अब एक बार हम देख लेते हैं, अभी भी हम लोग इनकंक्लूसिव है, हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनाने का भी एक तरीका होता है जिससे आप आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। सेकंड बात कर लेते हैं, देखिए एक ही बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात कर लें तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764 में बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1765 के आसपास के आप इसको आराम से टिक कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से इसको टिक कर दोगे 1765, 1765। तो आपके पास ए का हो गया 4, ए का 4 एंड सी का 1। तो यहां पे आप अभी भी एलिमिनेट कर सकते हो आंसर को, तो आंसर तो आपके पास आ चुका है, ठीक है। कोशिश करो इस तरीके से एलिमिनेशन से बनाने से, इससे क्या होगा कि चीज़ों आपको हर चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 2 भी चीज़ हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत बार ऐसा मदद मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ साथ आपको पता होगा ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो MMS मैंने आपको बताया था एंग्लो मैसूर वॉर में, जो फर्स्ट वॉर होती है 1767 से 69 मैसूर के बॉर्डर पे, हैदर अली वर्सेस द वॉलरेस्ट, आपको पता होगा यहाँ पे इंग्लिश ने एज लिया था। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1769 में हुआ था। तो आप तो ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ भी मूव कर सकते हो, तीसरे में क्लियर हो गया। तो डी का हो गया 3, तो डी का 3 हो गया। अब तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब बी देख लेते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, पहला था मद्रास, सेकंड था मैंगलोर 1784 में, ये तो पता ही होगा आपको, तो आप आराम से मूव कर जाओगे। तो हमारा आंसर हो गया 4213। आई होप कि आपको इससे गलती नहीं होगा। मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें डायरेक्टली आपको इसका सारा रेस्पॉन्स मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। सेम क्वेश्चन, सेम अप्रोच। देखिए कार्नेटिक वॉर्स की बात कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी यहाँ पे पहले मैसूर वॉर, अभी हम लोगों ने बात किया, मैसूर को समझ लेते हैं। तो पहला मैसूर वॉर किस चीज से एंड हुआ था? तो ये हुआ था आपको ट्रीटी ऑफ मद्रास से, ट्रीटी ऑफ मद्रास से। तो ये आप आराम से कह सकते हो। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो मैसूर वॉर हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स लॉस्ट कर गए थे, ब्रिटिश हार गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट मैसूर वॉर में आप ब्रिटिशर्स लॉस्ट को टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक बात करते हैं, हम लोग कार्नेटिक्स वॉर पे चल जाते हैं। कार्नेटिक वॉर को हम लोग एक करके समझे थे, एक बार फिर से छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। कार्नेटिक वॉर की बात करें तो देखिए चलिए सबसे पहली कार्नेटिक वॉर की बात कर लें तो ये तो आपको पता है, यहां पे आप एक तरीके से याद रख सकते हो, जैसे मैं याद रखता हूं। अगर ट्रीटी की बात की जाए ना तो कार्नेटिक वॉर में ऐप याद रखिएगा, APP। तो एक्सला चपल, फिर आप बढ़ सकते हो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, फिर आप बता सकते हो पेरिस। तो पेरिस, फिर पौंडीचेरी, फिर एक्स ला चैपले, ठीक है। तो ये 3 हो गया, तो आपको कंफ्यूजन तो होगी नहीं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात कर लेते हैं, तो एक्स ला चैपल इंडेड विथ एक्स ला चैपल। अच्छा हाँ, सेकंड अगर कार्नेटिक वॉर की बात करें ना तो कहते तो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी, लेकिन वो इनकंक्लूसिव था। मैंने आपको मेंशन किया था, अगर आपको याद होगा तो वो वॉर जो था सेकंड कार्नेटिक वॉर वो इनकंक्लूसिव था। तो ये इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो हमारा ए का हो गया 4, सी का हो गया हमारा 3, डी का हो गया हमारा 2, ठीक है। ए सी डी। अब हमें बी का पता करना है। थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात कर लेते हैं। यहां पे आपको ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, तो इसमें सोचना नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस की देख लेते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो 4132 हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, क्वेश्चंस अच्छे हैं, उम्दे हैं। आप इसको बनाओगे तो थोड़ा दिमाग आपका घूमेगा, लेकिन कर सकते हो। देखो यहां से क्या कीवर्ड निकाल सकते हो, निकालोगे यही कि ये जो सेकंड वॉर था वो इनकंक्लूसिव था। ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेंगे मेंशन, ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही मिलेंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब डेथ होती है मुगल एम्पायर औरंगजेब की 1707 में, तो कौन विक्टोरियस होके आगे आते हैं और वो सक्सेशन को संभालते हैं? तो वो थे आपको बहादुर शाह 1। ये नॉर्मल सा फैक्ट है। बहादुर शाह 1 इमर्ज करते हैं एज ए विक्टोरियस टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब, जो 1707 में इनकी मृत्यु होती है। इनको हम लोग पॉपुलरली शाह आलम 1 भी कहते थे, ये याद रखना है, शाह आलम 1 भी कहते थे, ठीक है। इसी के साथ साथ आप इनको शाह ए बेख्याली भी कह सकते हो। किनके द्वारा ये कहा था शाह ए बेख्याल? ये कहा था काफी खान के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली रिवार्ड्स और टाइटल को ग्रांट करते थे। साथ में ही यह जो रियल टर्म को
एंजॉय किए, जब तक भी रहे, जितने देर भी रहे, इस चीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय करके रहें। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो देखिए, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ना, वो साइन किया गया था 1765 में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ये तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से। जो मुगल एम्पेयर थे, उनको एक फरमान फॉर्मली ग्रांट किया गया था, दीवानी, वो फरमान फॉर्मली ग्रांट किए थे दीवानी ऑफ बंगाल। कहाँ कहाँ के दीवानी दे दिए थे? बंगाल की, बिहार की एंड उड़ीसा की, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बहुत ही कमज़ोर हो गए थे ये लोग, आप लड़ ही नहीं पाए, जीत ही नहीं पाए उनसे, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में। साथ साथ में ही अवध को रिस्टोर कर दिया गया था, उनके नवाब को जो पेमेंट उनको देना था 50 लाख का, मतलब अवध जो था ना उसको रिस्टोर किया गया, और साथ में ही 50 लाख पेमेंट्स की बात की गई थी। आप एक बात याद रखना, अगर आप इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में डाउटफुल होते हो तो आप एक काम करना, इसको स्किप करके फोर्थ ऑप्शन पे जाना। फोर्थ कह रहा है बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वेयर डिटैच फ्रॉम अवध एंड हैंडेड ओवर टू शाह आलम II। ऐसा कुछ भी हुआ था? अगर आप बैटल ऑफ बक्सर पढ़े होगे स्पेक्ट्रम से या फिर कहीं एनसीईआरटी से, तो आपको ये फैक्ट्स कभी कहीं नहीं मिलेंगे। ऑप्शन डी तो साफ कोई भी एलिमिनेट कर सकता है अगर वो कुछ भी पढ़ रखा है इस ऑप्शन में, तो अगर बैटल ऑफ बक्सर को जानता है तो बेसिक है, बनारस और उसकी जो सराउंडिंग के एरियाज थे वो हैंड ओवर नहीं किया गया था शाह आलम II को। लेकिन किया किसको गया था हैंड ओवर? तो वो किया गया था आपको बलवंत सिंह को। बलवंत सिंह को किया गया था, ये ध्यान रखना, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, बलवंत सिंह को किया गया था, ठीक है। साथ में ही ये बलवंत सिंह कौन थे? ये जमींदार थे बनारस के। बलवंत सिंह और बनारस थे, उनको ये जो टेरिटरीज हैं वो ग्रांट किया गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको दान दी थी एज अ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। तो ये ध्यान रखिएगा, दिया गया था EIC के द्वारा। बाद में जो बलवंत सिंह है वो ट्रांसफर कर देते हैं इस बनारस वाले रीजन को शाह आलम II को इन 1775। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन कॉन्टेक्स्ट विद बलवंत सिंह एंड द बनारस रीजन फॉर द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं, कह रहा है द वर्क सियारुल मुख्तरीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन अच्छा देगा अगर आपको, ठीक है। तो जो वर्क था सियारुल मुख्तरीन, ये अगर आपके नोट्स में होना चाहिए। सियारुल मुख्तरीन जो डिस्क्राइब करता है बैटल ऑफ पलासी को, 1757 वाली बैटल ऑफ पलासी, वो किसके द्वारा लिखा गया था? आप एक बार कमेंट सेक्शन में ना मुझे बता देना कि बैटल ऑफ पलासी कब लड़ा गया था और किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो सियारुल मुख्तरीन जो है वो लिखा गया था किनके द्वारा, ये जान लेते हैं। वो लिखा गया था आपको गुलाम हुसैन खान के द्वारा, गुलाम हुसैन खान के द्वारा, ठीक है। या फिर इनको आप गुलाम हुसैन खान ताबताबाई भी कह सकते हैं, ठीक है। एक इंडियन हिस्टोरियन है, 18th सेंचुरी बंगाल वाले रीजन से, ठीक है। और ही वॉज एन 18th सेंचुरी पर्शियन हिस्टोरियन जो कि सर्व किए थे नवाब सिराज उद दौला की कोर्ट में। तो सिराज, सुजा उद दौला मत समझिएगा, सिराज उद दौला समझिएगा, ये ध्यान रहना चाहिए। सिराज उद दौला के कोर्ट में ये सर्व किए थे, ठीक है। और ये जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। अब बात करें सियारुल मुख्तरीन की, तो इसकी 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 बताती है कि ज्योग्राफी, क्लाइमेट, एनिमल, फूड्स, सेंट्स एंड उलेमा हिंदुस्तान का, और साथ में ही वो बताते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरिकल सर्वेज हुए थे एपिक एज में और औरंगजेब के रेन में। वॉल्यूम 2 जो है वो डिस्कस करती है हिस्ट्री ऑफ बंगाल फ्रॉम डेथ ऑफ औरंगजेब और किस तरीके से निजामत ऑफ मुर्शिदाबाद की बात होती है, और साथ साथ में ही इंग्लिश और नवाब के साथ किस तरीके का रिलेशन रहा है उसके बारे में डिस्कशन होता है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी, ये भी उसमें डिस्कस है वॉल्यूम 2 में। सियार उल मुख्तरीन के वॉल्यूम 2 में ये डिस्कस है किस तरीके से ब्रिटिश सुपरमेसी होती है ओवर द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे। वॉल्यूम 3 की बात कर लेते हैं, यह डिस्कस करता है हिस्ट्री ऑफ निज़ाम हैदराबाद का, हैदर अली ऑफ मैसूर, नवाब वजीर ऑफ औध की, और एम्पेरर मोहम्मद शाह की। अहमद शाह अब्दाली की डिस्कशन भी आपको वॉल्यूम 3 में मिल जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई आपको अबाउट सियारुल मुख्तरीन, ठीक है। चलिए, इसमें इतनी सारी चीज़ें याद मत रखना, बस ये चीज़ों को कहीं भी लिख के रखना या फिर नोट्स में अगर मेरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐड कर लेना। चलिए, अब कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बहादुर शाह 1 की बात हो रही है। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, बेसिक यही था कि बहुत ही टॉलरेंट एटीट्यूड था इनका हिंदू लोगों के लिए, हिंदू के राजाज के लिए, बहुत ही लिबरल किस्म के दिमाग के थे ये, ठीक है। तो बहादुर शाह 1 की बात करें तो इनका एक पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ
कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलेशन, मतलब आराम से, किसी को भी जबरदस्ती टॉर्चर नहीं करना, इस तरीके का अप्रोच इनका रहता था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड है देयर वाज नो डिस्ट्रक्शन। अब देखो ये खासकर उम्दा एक लिबरल किस्म के इंसान थे, तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया गया इनके रेन में टेम्पल्स का, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बोथ थर्ड देखते हैं। अब देखिए चौथ के बारे में कह रहा है कि चौथ जो था, ही ग्रांटेड चौथ ऑफ द डेक्कन टू मराठा चीफ। तो देखिए अगर हम लोग चौथ की बात कर लेते हैं तो इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि चौथ जो है इनके द्वारा किया गया था। देखो अगर हम लोग बात करें तो बहादुर शाह वन ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट सरदेशमुखी वाले जो भी डेकान वाले रीजन थे ना, उसमें ये कलेक्ट करते थे सरदेशमुखी, ये ध्यान रखिएगा, सरदेशमुखी और डेक्कन वाले रीजन में। लेकिन चौथ जो है ना वो मराठास को नहीं करते थे। चौथ मतलब क्या होता है, 1/4 हिस्सा टैक्स के रूप में, तो चौथ इनके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। तो बहादुर शाह वन को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो उनके कैरेक्टर को समझ के। अच्छा अगर हम लोग बात करें चौथ और सरदेशमुखी की, तो ये टैक्स थे जो कंसीव किया जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट मराठा रूलर शिवाजी महाराज। चौथ का मतलब होता है 1/4 जो कि 25% होता था ग्रॉस रेवेन्यू का और प्रोड्यूस का, जो कि पेड किया जाता था जागीरदार को मराठा के, ठीक है। अगर हम लोग सरदेशमुखी की बात करें तो यह एक एडिशनल 10% टैक्स था जो लेवी किया जाता था जो चौथ कलेक्ट होता था उस पर। तो सरदेशमुखी ऑन चौथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द स्टेट ऑफ आरकॉट इन 18th सेंचुरी साउथ इंडिया आर करेक्ट। इसमें से कौन जो फीचर है 18th सेंचुरी साउथ इंडिया में वो करेक्ट है, समझते हैं। देखिए सबसे पहला है द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी दैट रूल्ड आरकॉट वाज दाऊद खान पन्नी एंड सदातुल्ला खान। देखिए आरकॉट वाला रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसके जो फाउंडर थे उस डायनेस्टी के वो दाऊद खान पन्नी थे और सदातुल्ला खान थे। ये कुछ ऐसी टॉपिक्स होती हैं जो हिडन होती हैं, समझे। अब देखो ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। दाऊद खान पन्नी, सदातुल्ला खान वो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के जो रूल करते हैं आरकोट वाले रीजन को, ठीक है। आरकोट एक प्रिंसली स्टेट था जो कि स्टैब्लिश किया गया था मुगल रूलर औरंगजेब के द्वारा 1962 में। तो आरकोट जो रीजन था, आरकोट वो सेट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था मुगल रूलर औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। और कब किया गया था 1692 में किया गया था, क्लियर है। और साथ में ही इसको बाद में फिर EIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिला लेती है खुद में। तो देखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड भी देख लेते हैं। चलिए कह रहा है आरकॉट बिकम द साइट ऑफ प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनीज फ्रॉम द 1740s। देखो आरकॉट जो था ना वो बहुत ही एक पॉइंट रहा जहां पे स्ट्रगल होते रहा हमेशा। इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1740 से 1740 से राइवलरी में रही हमेशा। एक तो आपको पता ही है इंडिया में डोमिनेंस की बात थी और साथ साथ में ही ट्रेड रिलेटेड इन्फ्लुएंस भी बनाना था। तो ये काफ़ी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तीसरा कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ की फीचर ऑफ द स्टेट ऑफ आरकॉट इन 18th सेंचुरी। देखो ये स्टेटमेंट ना हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों इनकरेक्ट है, देखो जो स्टेट ऑफ आरकॉट था ना 18वीं सेंचुरी में वो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करता था, सेंट्रलाइजेशन पे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ का कंसेप्ट नहीं था, सेंट्रलाइजेशन पे ये वर्क करता था। जो रूलर्स थे आरकॉट के वो कंसोलिडेट करते थे अपने पावर को और एस्टेब्लिश करते थे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब एक पिक होगा सेंटर पे और फिर ये अपने आप को मतलब ये रूल करेंगे, इस तरीके का रहता था, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली बात, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली बात। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखो थर्ड जहां भी रॉन्ग हो जा रहा है, हाँ थर्ड हमारा जहां भी रॉन्ग हो जा रहा है वो कहाँ हो गया, तो आप तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो। एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है, फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है, तो इससे हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ कह रहा है द अदर मेजर स्टेट टू इमर्ज इन साउथ इंडिया एट दिस टाइम वाज मैसूर। तो चौथा स्टेटमेंट जो है वो ये बताता है जो मेजर स्टेट इमर्ज हुआ था साउथ इंडिया में इस टाइम में वो मैसूर था। 18वीं सेंचुरी में किंगडम ऑफ मैसूर जो था, जो कि लीडरशिप में था अंडर द रूलर लाइक हैदर अली और टीपू सुल्तान, वो इमर्ज होता है एज ए सिग्निफिकेंट पावर की तरफ से। तो ये आपको पता होगा, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें आरकॉट वाला तो वही तमिलनाडु वाला रीजन आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको बेसिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना। चलिए
अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल इंपेरर जहांदर शाह। जहांदर शाह के बारे में बात कर रहा है और उनके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखना है। जो जहांदर शाह थे, ये क्वेश्चन जो लिया गया है आपको चैप्टर 1 क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं जो मुगल इंपेरर जहांदर शाह थे उनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। कुछ जल्दी ही इनका जो रीन था वो एंड हो जाता है 1713 एडी के आसपास, और ये हरा दिए जाते हैं आगरा में अपने नेफ्यू के द्वारा। नेफ्यू कौन थे? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार आप सुने होंगे नाम, इनके नेफ्यू थे फर्रुखसियार। ठीक है, जहांदर शाह थ्रोन को असेंड करते हैं इन 1712 एडी। बहादुर शाह 1 की डेथ के बाद ये थ्रोन को असेंड करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें जहांदर शाह के रेन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वर्चुअली एक्सट्रीमली कैपेबल और एनर्जेटिक एक जुल्फिकर खान थे, उनके हाथ में था। मतलब ये एक तरीके से पपेट रूलर थे, बैठे हुए थे बस। ठीक है, तो इनमें इनके समय में एक थे जुल्फिकर खान, वो बेसिकली वर्चुअली अपने हाथ में रख रखे थे एडमिनिस्ट्रेशन को। जो और एक बात और याद रखिएगा, जुल्फिकर खान जो थे वो काफी कैपेबल थे। अब हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो देखते हैं। कहता है इन द सिविल वॉर फॉलोइंग द बहादुर शाह डेथ वन ऑफ द लेस एबल्ड। देखिए लेस एबल्ड वाला कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जो लेस एबल्ड सन थे उनके जहांदर शाह वो इमर्ज करते हैं विक्टोरियस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है जहांदर शाह वाज सपोर्टेड बाय जुल्फिकर खान विच वाज द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ दैट टाइम। तो बिल्कुल जुल्फिकर खान ने सपोर्ट किया था जहांदर शाह को, और ये काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प करते थे और काफी कैपेबल भी थे। ठीक है, अब चलिए थर्ड कह रहा है जहांदर शाह री इम्पोज जिजिया प्रैक्टिस। अब देखो बात करेंगे हम लोग जिजिया प्रैक्टिस की। ठीक है, तो देखो जिजिया तो टाइम टू टाइम आते रहा। अगर बात करें जिजिया पे, तो ये नॉन मुस्लिम टैक्स था, इसके बारे में समझ रहे हैं। इसकी फैक्ट्स मैंने अपने नोट्स में डाल दी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिजिया जो है वो एक नॉन मुस्लिम टैक्स था 17th सेंचुरी एडी में। देखो पहले लाया गया इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाया गया जिजिया को। फिर इसको एबोलिश किया गया अकबर के द्वारा 16th सेंचुरी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने जिजिया को रीइम्पोज किया था, औरंगजेब ने जिजिया को रीइम्पोज किया था 17th सेंचुरी एडी में। फिर औरंगजेब का जो मेंटालिटी था, नो रेस्पेक्ट टू नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, इस्लामिक लॉ फॉलो करने वाला ज़्यादा, और साथ साथ में ही जिजिया को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है ना, लेकिन फिर जिजिया को फर्रुखसियार ने अगेन इसको रिमूव किया था। जहांदर शाह की कोई बात नहीं आती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फोर्थ कह रहा है ड्यूरिंग जहांदर शाह reign, जयसिंह ऑफ अम्बेर वॉज गिवन टाइटल ऑफ मिर्जा साहेब सवाई एंड अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मालवा। बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जहांदर शाह के रेन में ही ये चीज हुआ था कि मिर्जा राजा सवाई की टाइटल दी गई थी जयसिंह जो थे अम्बेर के उनको, और इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ मालवा। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। जिजिया के बारे में मैंने जो भी बताई वो फैक्ट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात कर लेते हैं, जो टर्म है इजारा, वो यूज किया गया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये किस चीज को रेफर करता है? इजारा की बात कर ले तो ये आपको रेवेन्यू फार्मिंग को रेफर करता है। ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी बुक से एक्सट्रैक्ट की गई है। तो हम लोग इजारा की बात कर लेते हैं। वो यूज किया आता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू फार्मिंग के लिए। इजारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था कि स्टेट के रेवेन्यू को बंगाल के रेन में बूस्ट कर किया जाएगा अंडर द रीन ऑफ जहांदर शाह। ये भी ध्यान रखिएगा, जो इजारा था, इजारा सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि वो किस तरीके से बूस्ट अप करेंगे स्टेट के रेवेन्यू को बंगाल के रेन में अंडर द रीन ऑफ जहांदर शाह। इस सिस्टम के अंदर में जब पीजेंट्स डिड नॉट हैव रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जब किसी पीजेंट के पास कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो या फिर कुछ कैलमिटी आ जाए, कल्टीवेशन हो ना पाए, तो जो लैंड होगा वो फ्रेम कर दिया जाता था आउट ऑफ इजारा, मतलब तीसरे पार्टी को दे दिया जाता था, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उस लैंड का उसको। तो ये थोड़ा कठिन था, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा टफ रूल था ये। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल इंपेरर ग्रांट ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी टू द इंग्लिश इन बंगाल। तो ये किसके द्वारा किया गया था? सीधी सी बात है, ये किया गया था फर्रुखसियार के द्वारा। जो मुगल इंपेरर थे फर्रुखसियार, वो ग्रांट करते हैं ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी इंग्लिश को बंगाल में 1717 एडी में। ये याद रखिएगा 1717 एडी में, ये नहीं दिमाग से हटना चाहिए। फर्रुखसियार असेंडेड थ्रोन इन 1713 एडी। जहांदर शाह को हराते हैं, थ्रोन पे बैठते हैं, और किन की मदद से बैठे थे? तो सैयद ब्रदर की मदद से बैठे थे, सैयद ब्रदर्स की मदद से बैठे थे। ठीक है, सैयद ब्रदर, आपको नाम याद होगा, अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान। अगला क्वेश्चन मैंने उस पर ही फ्रेम किया है। ठीक है, तो बाद में इनको खुद ही फर्रुखसियार को मार दिया गया था
सैयद ब्रदर्स के द्वारा इन 1719। तो जिन्होंने इनको बैठाया उन्होंने ही इनको 1719 एडी में डेथ पे ले गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। सैयद ब्रदर्स जो प्ले करते हैं बहुत ही की रोल, जो इंथ्रोन करते हैं फर्रुखसियार को मुगल इंपेरियर के तौर पे। द टू सैयद ब्रदर्स वेयर, कौन कौन से थे, तो वो आपको बहुत ही सिंपल सा नाम है, ध्यान रखना होगा। वो थे आपको एक अब्दुल्ला खान और दूसरे थे आपको हुसैन अली खान। ये दोनों ब्रदर थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हु अमंग द लेटर मुगल्स रूलर्स रूल्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड। इनमें से कौन जो लेटर मुगल पीरियड थे के रूलर्स थे वो लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल किए थे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लेटर मुगल रूलर्स रूल्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले सबसे इजी ना, मैंने एक टाइमलाइन दे दिया आपको, मतलब वो टाइमलाइन ना आपको काफ़ी हेल्प करेगा फॉर मुगल्स। कंप्लीट एक पेज में मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक, डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद भी जो लास्ट रूलर थे वहां तक आपको एक टाइमलाइन दिया है विथ ड्यूरेशन। तो आराम से आप समझ लेना कि ये उसके लिए इजी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें वैसे मुगल रूलर जो रूल किए थे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए वो थे आपको मोहम्मद शाह। ठीक है, जो लेटर मुगल रूलर की बात हो रही है उनमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो रीन था वो आपको मोहम्मद शाह के था, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रूल करते हैं। बात करें 1719 से लेकर 19 से लेकर 1748 एडी तक ये रूल करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और ये इनको आप रंगीला भी कहते थे, ये आपको पता होगा। रंगीला का टाइटल इनको मिला हुआ था। टाइटल मिलने का रीज़न था ये बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीना चाहते थे, म्यूजिक से इनको बहुत लगाव था, डांसेस, अल्कोहल, वुमेन एंड एनिमल फाइट्स ये देखने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो ये एकदम जिंदा दिल इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा रंगीले किस्म के थे, तो इनका नाम रंगीला पड़ता था। इनको टाइटल दिया गया था रंगीला का। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है किनके समय में नादिर शाह का अटैक होता है। नादिर शाह का अटैक होता है किनके समय में? शाह आलम टू, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, अहमद शाह। तो देखिए सेम ये क्वेश्चन आपको लिया गया है क्लास 8 के ओल्ड एनसीईआरटी बुक से, और सेम क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस में। देखो जब एनसीईआरटी आप देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में वैसे पूछे गए हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन होती है, तो आप इसको अंडरस्टिमेट मत करना, एक बेसिक फ्रेम होता है। वैसे भी मैंने क्वेश्चंस को कोशिश किया है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के रीन जो कि 1719 से 1748 में चलता है, इंडिया में अटैक होता है नादिर शाह का। और वो नादिर शाह जो थे वो रूलर थे पर्शिया के, जो इन्वेड करते हैं इंडिया को 1738 से 39 में। ये आपको ध्यान रख पाना होगा, 1738 से 39 में ये नादिर शाह अटैक करते हैं, जो कि रूलर होते हैं पर्शिया के। ठीक है, और ये मुगल आर्मी को डिफीट करते हैं। अब देखो मुगल आर्मी को डिफीट करते हैं किसके समय में आते हैं? तो मोहम्मद शाह के समय में आते हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो मोहम्मद शाह याद रखना है, मोहम्मद शाह जिनको अभी हम लोगों ने जाना, मोहम्मद शाह जिनको हम लोग रंगीला कहते थे, बेचारे उनको ही अटैक देखना पड़ गया नादिर शाह का। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के टाइम में अटैक किया गया। और साथ साथ में ही चीज़ों को समझना कि जो वॉर हुआ था मुगल्स और नादिर शाह के बीच में वो था बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बैटल ऑफ करनाल। ये हुआ कब था? ये आपको हुआ था 24 फरवरी 1739 एडी को। ठीक है, तो यही फैक्ट है, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता यहां से। चलिए अब चलिए नादिर शाह के बारे में जान गए, थोड़ा और समझ लेते हैं। बिल्कुल है ना। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। क्लियर है? चलिए नादिर शाह के बारे में अब जो भी बची कुछ चीजें होंगी उसको हम लोग यहां समझ लेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहले इसको मार्क कर लिया कीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। कह रहा है इन द बैटल ऑफ करनाल मोहम्मद शाह वॉज डिफीटेड एंड ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय नादिर शाह। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बैटल ऑफ करनाल जो भी आपको मैंने जस्ट बताया है, बैटल ऑफ करनाल जो कि 1739 एडी में हुआ था, यहाँ पे आपको मोहम्मद शाह वर्सेस नादिर शाह हुआ था, मुगल्स इजिली हार गए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल एक्सेप्टेड है और करेक्ट है। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हिंदुस्तान ए आला। किस टाइटल की बात कर रहे हैं ये लोग? हिंदुस्तान ए आला आफ्टर डिफीटिंग मुगल रूलर। तो देखिए सबसे पहले करनाल युद्ध की बात कर लेते हैं। 1739 एडी में हुआ था और नादिर शाह मुगल इंपेरियर लड़े थे। मुगल इंपेरियर जो थे वो डिफीट कर गए थे और इनको जेल में डाल दिया गया था। नादिर शाह की बात करें तो देखो इनके जो कंट्रोल में जो ये चीज़ लूटे थे, जैसे फेमस पीकॉक थ्रोन हो गया, कोहिनूर हो गया और दरिया ए नूर डायमंड को ये लूट के ले गए थे यहाँ से, इंडिया से। ठीक है,
तो पहला तो ये करेक्ट हो गया, इसको अभी हम लोग डाउट के मोड में रखते हैं, ठीक है। थर्ड कह रहा है ही कैरिड अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड ज्यूल स्टडेड पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, ठीक है। तो ये भी अभी हम लोग समझते हैं। पहले तो आप ये समझो कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि कौन कौन सी चीज़ों को वो लूटते हैं, जैसे पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर, दरिया नूर डायमंड, ठीक है। चलिए, तो स्टेटमेंट 4 को देख लेते हैं। ही कंपेल्ड मोहम्मद शाह टू सीड हिम ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर ईस्ट ऑफ इंदस रिवर। देखिए, मोहम्मद शाह को फिर से रिटेन कर दिया जाता है एज एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर। जितने भी मुगल के लैंड थे, ईस्ट ऑफ इंदस नहीं, ये ध्यान रखना है आपको, वेस्ट ऑफ इंदस वाले लैंड को, इंदस रिवर के वेस्ट साइड वाले लैंड को सीड कर लिया जाता है नादिर शाह के द्वारा, ईस्ट साइड वाले नहीं, ठीक है। नादिर शाह कोई भी टाइटल एज्यूम नहीं करते हैं मुगल्स को डिफीट करके। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन है दूसरा हो गया, चौथा हो गया। आंसर करेक्ट हो गया 1 और 3, तो आंसर हो गया सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई के फॉर्म में रख सकते हो और आप नादिर शाह से कोई भी रिवीजन पूछेगा तो इस क्वेश्चन से उसको ड्रीव कर सकते हो आराम से। अब कह रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ बंगाल रूलर। देखो, क्रोनोलॉजी की मैंने एक लिस्ट दे दी है, तो क्रोनोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वो मत करना, परेशान मत होना, आप आराम से कह सकते हो। पहले मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, तो आप आराम से ए ऑप्शन बता दोगे। ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 से लिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी से। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक रैंडम जो भी इनका जो रीन है वो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप उस जो टाइमलाइन में पेज में दिया हूँ उससे करना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या होगा बंगाल रूलर्स की? पहले मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान 1717 के बाद 1717 से 27 में फाउंडर बनते हैं इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम ऑफ बंगाल के। तो मुर्शीद कुली खान आपको पता होगा, मुर्शिदाबाद शहर जो इन्होंने बसाया था, ठीक है। फिर आते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन की बात कर लेते हैं, तो ये कितने से कितने तक रहते हैं? तो ये 1727 से 39 तक रहते हैं, ठीक है। और ये नवाब थे बंगाल एंड सन इन लॉ थे मुर्शीद कुली खान के। नवाब बने बंगाल के और सन इन लॉ थे मुर्शीद कुली खान के। फिर आते हैं हमारे सरफराज खान। सरफराज खान की बात कर लेते हैं, 1739 से 1740 तक रहे थे और ये सक्सेसर थे सुजाउद्दीन के, इनके सक्सेसर थे ये, ठीक है। यह आपको मशनाद जो मुर्शिदाबाद एरिया में है उसको असेंड करते हैं 1739 में और ये टाइटल को ग्रहण करते हैं अलाउद्दीन हैदर जंग। ये सरफराज खान जो थे वो अलाउद्दीन हैदर जंग की टाइटल को वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अलीवर्दी खान की बात कर लेते हैं। अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 AD तक रूल करते हैं और ये सक्सीड करते हैं सरफराज खान को, और इनको जाना जाता है कि किस तरीके से विक्टोरियस रहे थे ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बर्दवान अगेंस्ट द मराठा एम्पायर। तो आपको बैटल ऑफ बर्दवान याद रखना है मराठा अलीवर्दी खान से, ठीक है। सरफराज को याद रखना है और सुजाउद्दीन को रखना है, मुर्शीद कुली खान को रखना है। तो ये एस्टिमेट था, ये एक सीक्वेंस था, ये एक क्रोनोलॉजी था फॉर द बंगाल रूलर्स, नवाब बंगाल्स के बारे में। इसके बारे में एक लिस्ट है, वो समझ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं मुर्शीद कुली खान ग्रांटेड तकावी। यहाँ एक कीवर्ड आ गया तकावी, टू पुअर कल्टिवेटर्स ड्यूरिंग हिज रीन। द टर्म तकावी मीन्स, तो तकावी क्या था? जो टर्म तकावी है ना, वो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके का एग्रीकल्चरल लोन्स था। क्या था? एग्रीकल्चरल लोन्स। जब आप क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी खोलोगे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो तकावी जो था ना, उसका मतलब होता है एग्रीकल्चर लैंड। मुर्शीद कुली खान ग्रांट किए थे तकावी पुअर कल्टिवेटर्स को कि वो जो डिस्ट्रेस सिचुएशन होता है उससे रिलीव हो सके, ठीक है। अगर वो जो भी उनको पे करना है लैंड रेवेन्यू वो आराम से पे कर पाए। लेकिन ये जो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग था वो और इकोनॉमिक प्रेशर को इंक्रीज कर दिया था जमींदार और पीजेंट्स में, ठीक है। तो ये एक तरीके का एग्रीकल्चरल लोन था। अब देखिए यहां से यहां तक तो हम लोगों ने बात किया मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पार्ट को। आप मुझे बताना अगर आपको ये चाहिए कि मतलब आप एक दिन क्वेश्चन में दूं फिर उस पूरे दिन आप पढ़ो, अगले दिन हम लोग इसकी डिस्कशन करें, मतलब 2 दिन कंप्लीट करके 5 टॉपिक को खत्म करें, तो वो भी मैं कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो समय का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखेंगे, आपको जैसा लगता है वो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री पार्ट। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं जो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट को लिया था, और उसके साथ साथ जो एक दूसरा टॉपिक था मटेरियल मैटर्स अराउंड अस, उसको देखते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं जनरल साइंस वाले पार्ट में केमिस्ट्री वाले सेगमेंट को, जो हम लोगों ने सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस सिलेबस लिया है।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या करेक्ट इफेक्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पार्टिकल की इंक्रीज हो जाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट कि काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, वो हम लोग देखते हैं। सेकंड कह रहा है द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल के बीच में वो ओवरकम होगी जो आपने हीट प्रोवाइड किया है उससे। ठीक है, चलो सॉरी यहाँ पे वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर लेना। सेकंड कह रहा था एनर्जी सप्लाइड, हाँ थर्ड कह रहा था मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। वैसा मिनिमम टेम्परेचर जो कि सॉलिड को मेल्ट कर दे लिक्विड बनने में एट द गिवन कंसर्न एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखो यहां समझते हैं हम लोग सबसे पहली बात, देखो पहले तो हम लोग समझते हैं कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो आप जिसमें आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हो, मतलब मान लो आप देखो एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएबल्स होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो मान लो 1 kg सॉलिड है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में। टेम्परेचर की कंडीशन को समझते हैं, उससे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रखते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि लेटेंट को समझने से पहले आपको यहां पे बात करनी होगी लिक्विड की, और लिक्विड से बात करनी होगी बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, लेटेंसी की बात अभी हम लोग अगर मान लो ड्रॉप भी कर देते हैं एक साइड में, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, चलो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है सॉलिड में, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल का वो इंक्रीज हो जाता है, रैंडमनेस बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता होगा हाफ mv², ठीक है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो रैंडमनेस बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी खुद पे खुद बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा ग्रेटर स्पीड के साथ, और अगर पार्टिकल ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करने लगेगा तो जो एनर्जी सप्लाई जो होगा, हीट जो हम लोग सप्लाई करेंगे, वो ओवरकम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, ये समझना है। तो पहला कंडीशन तो समझ में आ गया कि आपने हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हुआ और पार्टिकल की रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, चलो मैं मान लेता हूं मेरा पहला, मैंने एक्सप्लेन किया आपको, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। सेकंड कह रहा है कि आपने जो एनर्जी सप्लाई किया, पहले था हमारे पास सॉलिड, ठीक है, अब वो एनर्जी लेने के बाद द एनर्जी सप्लाइड जो हीट के थ्रू किया गया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपस में दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने में व्यर्थ हो गया, उसमें वो तोड़ने में लग गया। बिल्कुल करेक्ट, आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी तो कुछ काम होगा, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी। ठीक है, थर्ड हो गया। अब देखिए एक ऐसा स्टेज आपको मिल जाएगा जहां पे सॉलिड मेल्ट कर जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। वैसा मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट कर जाता है, लिक्विड बन जाएगा उस पॉइंट पे, लेकिन प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रखेंगे, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे उसी टर्म को बॉइलिंग पॉइंट कह दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो तीसरा रॉन्ग है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलिएगा यहां पे मैंने कोशिश किया था कि लेटेंट हीट को लेकर समझाऊं, बट लेटेंट हीट को लेकर समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे आप इसको इस तरीके से काइनेटिक के फॉर्म में भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बहुत ही बेसिक सा चीज है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से सोल क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, और डिफरेंट चीजों को, जो आपको एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। कुछ देखिए कोलाइड्स होता है, कुछ कॉमन कोलाइड्स होते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लो कि एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, और ये दोनों मिलकर फॉर्म करता है कोलाइड। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं जो आपको आंसर शीट दूंगा उसमें ये सारे अवेलेबल होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जब भी मेरा डिस्पर्स्ड फेज जो मिलने जा रहा है, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें मिलने जा रहा है, डिस्पर्स्ड फेज जो मिलने जा रहा है, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें मिलने जा रहा है, अगर हम लोग लिक्विड प्लस गैस को रखे कॉम्बिनेशन को, मतलब ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज और ये हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक
ठीक है। मीडियम, अगर डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस है तो बनता है, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो एरोसॉल होगा। ठीक है, एरोसॉल के एग्जांपल्स देख लो, कुछ एग्जांपल्स, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। ठीक है, अब सेकंड समझ लेते हैं। एक बार और एक तरीके से और एरोसॉल का फॉर्मेशन होता है। पहले मैं बात करूंगा डिस्पर्स फेज का, सेकंड में डिस्पर्सिंग मीडियम का। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा तो सेकंड में मान लेते हैं डिस्पर्स फेज सॉलिड है जिसको मिक्स करना है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है जिसमें मिक्स होगा, तो ये भी एरोसॉल ही फॉर्म करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मैं वैसे एरोसॉल की बात कर रहा हूं जिसकी डिस्पर्सिंग फेज जो होगी सॉलिड होगी, डिस्पर्सिंग मीडियम जो होगी गैस होगी, मतलब गैस में सस्पेंड करना है सॉलिड को, जैसे स्मोक, जैसे ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट से निकलता है वो, समझ रहे हो, गैस में सॉलिड सस्पेंडेड थोड़ा थोड़ा। थर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जैसे गैस और लिक्विड की कॉम्बिनेशन को समझते हैं, मतलब डिस्पर्स फेज गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड। लिक्विड में गैस को इंसर्ट करना है, तो आपने फोम देखा होगा, फोम जो आता है जो गद्दे में लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो देखो फोम, सॉरी मैंने गद्दे में लगने वाला फोम बोल दिया, ये आपको सेविंग क्रीम का फोम हो जाएगा। गद्दे वाला तो एक तरीके से सॉलिड इन गैस हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो, मतलब स्लिप ऑफ टंग हुआ, लेकिन आप खुद सोच के देखना कि अगर गैस को लिक्विड में मिक्स करना है तो कभी भी सॉलिड फॉर्म तो हो नहीं सकता है, तो ये फोम हो जाएगा सेविंग क्रीम वाला। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं डिस्पर्स्ड फेज को लिक्विड लेते हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम को भी लिक्विड लेते हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल होगा आपको, एक इमल्सन का फॉर्मेशन होगा, कोलाइड जो फॉर्म होगा वो इमल्सन होगा, जैसे दूध हो गया, फेस क्रीम हुआ, वो सारे सॉलिड लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जांपल है। फिर बात कर लेते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड का, डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, तो ये हो जाएगा सॉल का एग्जांपल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता है, MgOH का होल ट्वाइस जिसको एंटाइसिड कहते हैं, और मड हो गया। ठीक है, अब गैस और सॉलिड की ले लेते हैं। गैस सॉलिड से फोम का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वो गद्दे वाला, जैसे फोम हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, प्यूमिक स्टोन हो गया। इसी तरीके से लिक्विड इन सॉलिड ले लो तो जेल का फॉर्मेशन होगा, सॉलिड इन सॉलिड ले लो, सॉलिड सोल का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीजें मैं आपको नोट्स में दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है जेल, फोम, इमल्सन, सॉलिड, सॉल, एरोसॉल, मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा। ठीक है, जैसे जेल देख लो, जेल एक एग्जांपल है कोलाइड का, जो जेल एक कोलाइड है जो कि एग्जांपल है बटर, उसकी एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, इमल्सन की बात कर लेते हैं, पहले ही बात हो चुकी है। इमल्सन, फोम की बात कर लेते हैं तो रबर की बात हो जाएगी। ठीक है, इमल्सन की बात कर लेंगे तो इमल्सन आपको हो जाएगा फेस क्रीम या फिर मिल्क। ठीक है, सॉलिड सोल की बात कर लेते हैं, सॉलिड से आपको हो जाएगा कलर्ड जेमस्टोन, जैसे मिल्की ग्लास होता है। मिल्की ग्लास देखे हो कभी, एक ऐसा ग्लास जो थोड़ा दूधिया लगता है, वो भी सॉलिड सोल का एग्जांपल है। सॉलिड सोल कहने का मतलब सॉलिड आपको डिस्पर्स्ड फेज, सॉलिड डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा। क्लाउड की बात कर लेते हैं तो क्लाउड आपको क्या हो जाएगा, क्लाउड एरोसॉल हो जाएगा, मैंने बता रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 5, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन से सारे के सारे एक कंसेप्ट होता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम किया जाता है हर एग्जाम में, वो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक लेटेंट हिट पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। बोल रहा है लेटेंट में क्या सही है। देखो लेटेंट का मतलब होता है हिडन हिट, लेटेंट हिट मतलब हिडन हिट। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यही इसी का मतलब होता है लेटेंट हीट। ठीक है, देखो हम समझते हैं। सबसे पहले दे रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 kg सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करे लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब 1 kg सॉलिड को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जितने हीट लगेगी हमको, जितना हीट लगेगा ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जहां पे वो मेल्ट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए यहां कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, तो ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा, ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे लिक्विड को गैस में बात नहीं होती है, सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तभी ये कंडीशन होगी। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना केमिकल कंपाउंड्स केमिकल फार्मूला, देखिए कुछ तो मजबूरी होती है केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में, आपको कुछ केमिकल फार्मूलाज केमिकल कंपाउंड को ध्यान रखना होगा, इसमें और कोई आपको मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रस्ट की, तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है, आपको पता है जब आयरन जो है मॉइस्चर में इन्वॉल्व हो जाए तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा, तो A का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरीके से बात कर लें विनेगर के बारे में जान लेते हैं। विनेगर की बात करें तो ये आपको एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, जिसमें CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH का फॉर्मेशन होगा। बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा जिसको आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा 1। और लाइम वाटर की बात कर लेते हैं। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। क्विक लाइम की बात कर लेंगे तो CaO हो जाएगा क्विक लाइम, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 2, 4, 1 और 3, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। केमिकली बात करें रस्ट की, तो एक फेरिक ऑक्साइड है जो फॉर्म करता है आयरन और उसके एलॉय से, जब वो कांटेक्ट में आते हैं एयर के लॉन्गर टाइम के लिए, इसका केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। विनेगर, केमिकली विनेगर एक एसिडिक एसिड है, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला CH3COH होता है। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का वही विनेगर की तरह एक्ट करता है, याद रखिएगा, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। बेकिंग सोडा की बात कर ले, केमिकली बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, NaHCO3 को, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। लाइम वाटर ये कॉमन नेम है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH का होल ट्वाइस का, तो आपको कुछ याद रखना होगा। देखो विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब भी केमिकल चेंज की बात करें, फिजिकल चेंज की जब बात करें, तो वैसे सब्सटेंस जो एक फिजिकल चेंज को उनमें होती है, जब जैसे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ वैरी कर जाएगी, जैसे उनका शेप, साइज, कलर, स्टेट और अपीयरेंसेस चेंज हो जाए, तो और उनकी केमिकल जो कंपोजिशन होती है ना वो एज इट इज रह जाए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कुछ फिजिकल चेंज के नेचर की, तो टेम्पोररी होता है ये नेचर, रिटर्न हो सकता है, ठीक है। ये इफेक्ट नहीं करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस के, सिर्फ मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो जाते हैं, लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। जो भी मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेज हैं वो रिवर्सिबल हैं, ये याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल। इसका मतलब वी कैन ऑब्टेन द सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर द चेंज, ठीक है। अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल चेंज इज अ चेंज जो कि केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस ऑल्टर हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में या तो फॉर्मेशन या ब्रेकिंग हो जाएगा एटॉमिक बॉन्ड्स का। अगर एटॉमिक बॉन्ड्स की ब्रेकअप हो जाती है एट द मॉलिक्यूलर लेवल, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल चेंज के चेंज हो जाते हैं, जैसे परमानेंट होते हैं नेचर में, ये तो समझ में आनी चाहिए। ओरिजिनल कॉम्पोजिशन सब्सटेंस की चेंज हो जा रही है, तो न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म करेंगे, एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, जैसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इमिट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। कम से कम इसको सिंपल फिजिकल मीन से आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। कुछ एग्जांपल केमिकल चेंज की, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क, ग्रोथ इन अ लिविंग बीइंग, कुकिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड, etc, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, आप उसको रिटर्न ले आ सकते हो, प्रिज्म में उल्टा की तरफ से रिटर्न कर दोगे तो 7 सिंगल कलर व्हाइट लाइट मिल जाएगा, तो ये तो हमारा करेक्ट है, ये फिजिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल, एक बार आपने वेजिटेबल को कुक कर लिया तो उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है चेंज हो गई, बहुत सारे टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से इसको आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, तो ये एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से। फिर कह रहा है वेन अ सॉइल लम्प, अगर एक सॉइल में पानी मिलती है, वो मिट्टी में जैसे भीग गई तो वो थोड़ी टाइम बाद सूख जाएगी, फिर से उसी तरीके से हो जाएगी, तो ये तो एक तरीके का फिजिकल चेंज है, आप इसमें रिवर्सिबल चेंज को फिर से रिगेन कर सकते हो। सॉल्ट को वाटर में मिला लो, फिर से सॉल्ट उसमें निकाल लो, ठीक, ये भी एक फिजिकल चेंज है, तो बस हमारा आंसर भी हो जाएगा, वेरी सिंपल। चलिए सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया था, है ना, याद होगा आपको, तो मैं बता देता हूं ऑलरेडी सॉल्व सॉल्यूशन पे। कोलाइड, इसमें से कौन सा है जो कोलाइड की तरह बिहेव कर रहा है? तो देखिए जब भी आप स्टार्च को वाटर में मिलाओगे तो वो कोलाइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, जब भी सस्पेंशन मतलब पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे और आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपको चॉक इन वाटर। क्लियर है। अगर हम लोग अब देखिए होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर की बात कर ले, उसमें यूनिफॉर्म अपीयरेंस होता है और कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट,
ठीक है। जैसे मान लो एक ग्लास है, मोटा सा ग्लास है, उसको आप कट किए तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हुए या क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुए ना, वो सेम साइज सेम शेप के हुए और सेम टाइप के हुए, तो ये होमोजेनस क्रिस्टल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से होमोजेनस मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस होते हैं, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, साथ साथ में ही बहुत सारे होमोजेनस मिक्सचर वो कॉमनली रेफर किए जाते हैं एज सॉल्यूशन। अगर हम लोग एक हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात कर लें तो डिफरेंट सब्सटेंस आपको विजिबिलिटी दिखेगी। जैसे मान लो आपने 5 डिफरेंट कलर की स्टिक को ले लिया और उसको कट किया तो डिफरेंट कलर दिखेगा, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो होमोजेनस मिक्सचर की बात कर ले तो ये एयर आपको होमोजेनस मिक्सचर है, एयर इज होमोजेनस मिक्सचर, आप जानते हो। हेट्रोजेनस की बात कर ले तो चॉक एंड सैंड आपको हेट्रोजेनस होगा। क्लियर है, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, ए का 3, बी का 1, इस तरीके से आप अपना देख लेना। ठीक है, सॉरी, ए का हो गया 2, आई एम सॉरी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी 4 एंड डी इज 3, तो आंसर हमारा ए हो गया। चलिए, अब कह रहा है कि जब भी आप देखो, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी क्लास 9 से लिया गया है। जब भी आप एक स्टिक को बर्न करते हो, अगरबत्ती को बर्न करते हो मान लो, तो उसकी डिफ्यूजन हो जाती है फ्यूम्स की पूरे एयर में। अब ये कह रहा है कि डिफ्यूजन की वजह से वो पूरा फैलता है कमरे में, डिफ्यूजन के कारण पूरे कमरे में फैलता है, लेकिन हालांकि वो अगरबत्ती जल रही है, टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज्ड है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाता है मॉलिक्यूल का। और ये भी एक वजह है कि डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है और फास्टर होता है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, बिल्कुल असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ जा रहा है, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर रखा है। चलिए, अब बात करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस की। देखो, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कंसेप्ट बिल्डअप ना करे, ये तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करना, कुछ चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो भी बताना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस की। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के वक्त जो सॉल्वेंट होता है वो ट्रेवल करता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, पहले समझते हैं हम लोग ये चीज। देखिए, जब भी ऑस्मोसिस की बात करेंगे ना, तो ऑस्मोसिस में कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सबसे पहले तो ये याद कर लो, ऑस्मोसिस में कोई भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड, नो एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, साथ में ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात आती है, वो हम लोग समझते हैं। देखो, ऑस्मोसिस की बात करेंगे, जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है जो सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट पास करेगा, मान लो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, जैसे प्याज का छिलका हो गया, तो सॉल्वेंट पास करेगा फ्रॉम, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होगा वो पास करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब इधर डाइल्यूटेड है तो वो क्रॉस कर जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। आप देखते होगे किशमिश को रख दिए पानी में, सुबह उठे किशमिश फुली हुई है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो था वो एंटर कर गया इसमें, यहां पे ऑस्मोसिस हो गया। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला कंडीशन तो ये हो गया। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट ट्रेवल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है इन द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो, जब रिवर्स ऑस्मोसिस की बात होगी तो यहां पे मूवमेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की, याद रखिएगा। एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे हम लोग जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड साइड होगा। अब बताओ, आप किशमिश को पिचकाना है तो आपको यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, तो हमारा नीदर 1 नीदर 2 हो जाएगा, नॉट 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल दे ले तो जैसे डीसैलिनेशन इन प्लांट जो होता है वो एक रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर थॉमसन मेडल ऑफ एटम। थॉमसन मेडल ऑफ एटम की बात कर ले तो देखो, थॉमसन कहते थे कि जो भी एटम है वो आपको पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है उसमें। बिल्कुल करेक्ट है। देखो, मैंने मॉडल्स के कुछ नोट्स बना दिए हैं, आप उससे बेनिफिट ले लेना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बोल रहा है जो निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है वो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना तो अनइक्वल नहीं होना होगा, इक्वल होना होगा। तो हमारा 1 करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो ऑप्शन ओनली 1 हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल की बात करें तो इसमें से कौन ट्रू है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल जो है ना, वो दिया गया था बोर के साथ एक और थे साइंटिस्ट, वो है आपको बरी, बोर एंड बरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है,
सेकंड कहते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। मैक्सिमम 8 ही होता है, ऑक्टेट डुएट पूरा मतलब ऑक्टेट पूरा करना होता है। अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट कर सकता है आउटर मोस्ट सॉल्वेंट में वो होता है 8। देखिए एक प्रिंसिपल होता है 2n स्क्वायर से फिल होगा, ठीक है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में आपको 8 होना चाहिए, मैक्सिमम यही फिल हो पाएगा, ठीक है। आप n को 1 दोगे, n इक्वल्स टू 1 दोगे तो 2n स्क्वायर 2 हो जाएगा, n को 2 दोगे तो 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 8 हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है वो आपको बोर एंड बरी के मॉडल से दिया गया था, पहला चीज, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया क्योंकि सिर्फ बोर दे रखा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट, तो ये 8 होगा, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है। थर्ड कर रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन एज द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो इसी से पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना फिल होगा। तो ये 2 और 3 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर हमारा वी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए बेसिक सा स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रटना इसमें, मतलब ध्यान नहीं रखना है, याद ही करना होगा और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कब किया था इसका खोज, तो 1897 में। प्रोटॉन की बात कर ले तो गोल्डस्टेन ने किया था, गोल्डस्टेन ने किया था 1866 में। न्यूट्रॉन की बात कर लेंगे तो हम लोग मजाक भी बनाते हैं कि न्यूट्रॉन मतलब कुछ नहीं है इसके पास, तो चैडविक वीक है ये, ठीक है। तो ये 1932 में। नोबेल प्राइज इनको इसी चीज के लिए मिला था 1935 में। एक बार करेक्ट करना, जे थॉमसन को शायद 1906 में मिला है वो नोबेल प्राइज, और 1908 में शायद रदरफोर्ड को मिला है, एक बार आप चेक कर लेना। पॉजिट्रॉन जो है वो एंडरसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2, ठीक है। बी का प्रोटॉन, प्रोटॉन इज 1 तो 1 1। सी इज न्यूट्रॉन दैट इज चैडविक, सी का 3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये हो गया, डी का 4, ठीक है। अब देखो पॉजिट्रॉन होता क्या है। पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन कितना मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उस पर नेगेटिव साइन नहीं होगा, उस पर पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह होगी लेकिन इसमें साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। चलिए अब बात करते हैं थॉमसन की जो मॉडल थी वो प्लम पुडिंग मॉडल थी, ठीक है, ये आपको पता होगा। बता भी देता हूँ, एक खीर है उसमें बहुत सारे उसमें गार्नेटिंग किया हुआ है, उस तरीके से दिखता है, ये इनका मॉडल था, ठीक है। रदरफोर्ड, फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं इनको, रदरफोर्ड को, तो ये न्यूक्लियर थ्योरी दिए थे। चलिए तो ए का हो गया 3, ए का 3 और बी का 2, बी इज 2। तो आंसर तो हम लोगों ने यहीं पे कंक्लूड कर दिया है, लेकिन फिर भी वो डी ब्रॉली थ्योरी की बात कर ले, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर व्हेन लाइट के फॉर्म में कंसिडर करेंगे इसको तो, ठीक है। और भी एक्सप्लेन फॉर्म में इसको हम लोग पढ़ लेंगे, वैसे मैं कुछ नोट्स भी दे दिया हूँ, उसको देख लेना आप लोग। डी ब्रॉली की बात कर लिए, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये हो गया आपको 1। एंड बोर्स मॉडल की बात कर लें तो ये क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था, मतलब ना जैसे अगर बात करें रदरफोर्ड की तो उन्होंने एक्सप्लेन तो किया था कि हाँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है बीच में सेंटर पे जो कि काफ़ी छोटा है, और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका तो बताया था कि हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स के आगे पीछे रिवॉल्व कर रही हैं। सबने उनसे पूछा कि जब रिवॉल्व कर रही हैं आगे पीछे तो वो स्टेबल कैसे हैं, तो हमारे धीरे धीरे कोई भी रिवॉल्विंग बॉडी होती है वो अनस्टेबल होती है, वो धीरे धीरे करके न्यूक्लियस में फॉल क्यों नहीं कर जा रही हैं, तो इसका जवाब नहीं दे पाए थे। तो फिर आए थे हमारे बोर भैया क्या बताएं कि देखो क्वांटाइजेशन होता है कि जो भी सेल होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे KLMN, और इस डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में वो स्टेबल होते हैं ना कि अनस्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। देखो जीरो मास की बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रिनो का जीरो मास होता है, ये आपको पता होगा, न्यूट्रिनो का जीरो मास होता है। फ्रिक्शनल चार्ज की बात कर ले तो आपको पॉजिट्रॉन का फ्रिक्शनल चार्ज होता है, ठीक है। फिर फोनोन की बात कर लेते हैं, फोनोन की जब भी बात करेंगे तो इंटीग्रल स्पिन की बात करेंगे, ठीक है। फोनोन की बात कर लेंगे या फोटोन की बात कर लो, फोटोन बंडल ऑफ लाइट को कहते हैं, तो ये इंटीग्रल स्पिन होता है। और क्वार्क की बात कर लेंगे तो वो फ्रिक्शनल स्पिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप देख लीजिएगा, देखो ए का हो गया जीरो मास तो 2, ए का 2, बी फ्रैक्शनल चार्ज तो पॉजिट्रॉन तो बी का 1, ए का 2, फ्रैक्शनल चार्ज आपको हो जाएगा क्वार्क का, यहां पे मैंने आपको शायद थोड़ा जल्दी में गलती बता दिया, तो फ्रैक्शनल चार्ज हो जाएगा आपको क्वार्क का, आई एम सॉरी, तो बी का हो जाएगा 3। चलिए सी हो जाएगा फ्रैक्शनल स्पिन, तो यह हो जाएगा आपको फ्रैक्शनल स्पिन इज फॉर फोटोन, फ्रैक्शनल स्पिन इज फॉर फोटोन। इंटीग्रल स्पिन की बात कर लेंगे, इंटीग्रल स्पिन हो जाएगा आपको पॉजिट्रॉन की, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 1, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं आपको जिंजर काउंटर से, ठीक है ना, जिगर काउंटर या जिंजर काउंटर पढ़िए, इससे मेजर करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव बाय सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस,
एक बात आप समझना, जब भी आप इंप्योरिटी को मिक्स करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब आइस को मिक्स करते हैं सॉल्ट के साथ। देखो मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूं, आप कंफ्यूज होते हो बचपन से, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब भी ओपन सोसाइटी, जैसे मान लो रोड है, रोड पे नमक क्यों छिड़का जाता है? ताकि उनकी जो होती है फ्रीजिंग पॉइंट को कम किया जाए, कि मतलब अगर बाहर 0 डिग्री सेल्सियस पे रहे तो रोड पे बर्फ ना जमे। लेकिन कोई एक क्लोज्ड कंटेनर है, जैसे मान लो कोई आइसक्रीम बेचता है, उस पर कभी कोई सॉल्ट रखता है वो, ताकि वो पिघले ना। तो जब क्लोज कंटेनर की बात करेंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे जब ओपन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देख लो, कह रहा है टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस, ठीक है। तो ये करेक्ट है। सॉल्ट इंक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, सॉल्ट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, आंसर सी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, एक्स पार्टिकल। देखो अगर बात करें चार्ज के मामले में तो अल्फा पार्टिकल में +2q चार्ज होता है अल्फा में। बीटा की बात कर लेंगे तो यहाँ -q चार्ज होता है। गामा तो न्यूट्रल होता है। इसी तरीके से वेलोसिटी की बात कर लेते हैं तो अल्फा पार्टिकल जो होता है 1/10 होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। बीटा पार्टिकल जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लगभग बराबर होता है। गामा वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही स्पीड से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल होगा, वो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। आयनाइजिंग पावर की बात कर लें तो अल्फा रेज वेरी हाई आयोनाइज करता है किसी भी चार्ज को, किसी भी गैस को आयोनाइजेशन की बात होगी यहाँ पे। बीटा रेज बहुत लो आयोनाइज करता है। गामा रेज वीक आयोनाइजिंग पावर होता है गैस का। पेनिट्रेटिंग पावर की बात कर लेते हैं, किसी भी थिन शीट ऑफ मेटल को कितना ज़्यादा कौन पेनिट्रेट कर पाता है। अल्फा रेज बहुत कम पेनिट्रेट कर पाता है। बीटा रेज मॉडरेट करता है लेकिन अल्फा से बहुत ज़्यादा करता है। और गामा रेज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको पेनिट्रेट करता है किसी भी मेटालिक सरफेस को, ठीक है। अब आपको मैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट बता देता हूँ। अगर हम लोग अल्फा रेज की बात करें तो डिफ्लेक्ट होता है नेगेटिव प्लेट से, डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी। बीटा रे जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होता है, बट बीटा रे जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। गामा रेज की बात कर ले तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब कह रहा है रिगार्डिंग द एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू। आपने अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री ढंग से तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को रेफर करता है? तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तो ये ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक है ना। एजोमिथल क्वांटम नंबर, जो 4 तरीके का क्वांटम नंबर होता है उसमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन को बताता है, किस तरीके से ओरिएंटेड है हमारा सेल, ठीक है। तो बेसिक है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं घुसूंगा नहीं क्योंकि इसमें घुसने में बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो अब अगर आपको डाउट है कोई तो इस पर पूछ लेना। मैंने आपको एक ऑप्शन सजेस्ट किया है कि आप चाहो तो 2 दिन में मैं 1 दिन क्वेश्चन डालूँ, 2 दिन आप लो आराम से और दूसरे दिन हम लोग बात कर लेंगे। तो अगर आपको वो पसंद आए तो बताना, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो बता देना, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, ऐड करो, फिर हम लोग और इसको इंटेंसीफाई करेंगे। हमारा मकसद होना चाहिए चीज़ें खत्म हो लेकिन तमीज़ से, ठीक है। थैंक यू।